वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर इस बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सेटल जाओ, सेटल जाओ। तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जो साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं? जरा ऊंचे हाथ खड़े करो ताकि मुझे अंदाजा हो जाए। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो कॉमर्स या ए लेवल्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं? चलो ठीक है जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, तुम लोग की क्लासेस ना मेरे साथ चलती रहेंगी, ठीक है? दोनों की, साइंस और कॉमर्स दोनों की, क्योंकि शुरू में जो चीजें हम डिस्कस करेंगे उसका अकाउंटिंग से डायरेक्ट लेना देना नहीं होगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट्स हम कवर कर रहे होंगे लेकिन उसका डायरेक्ट अकाउंटिंग से लेना देना नहीं होगा, यानी तुम्हें चीजें समझ में आ रही होंगी, एक बेसिक बेसिक चीजें हम लेके चल रहे होंगे। साइमल्टेनियसली आपकी जो है वो काशिफ ने 7 क्लासेस लेनी है जिसमें आपको जनरल लेजर और ये सारी चीजें करवा देगा, ठीक है? इन 7 क्लासेस के बाद फिर जो बाकी का बेसिक्स का भी पार्ट है वो भी मैं आपको खुद ही कराऊंगा, ठीक है? तो मतलब आपकी क्लासेस अभी चलती रहेंगी बिला तफरीक। साइंस वाले को भी आना है, कॉमर्स वाले को भी आना है, सबको आना है। जो चीजें मैं शुरू में कराऊंगा उसमें अकाउंटिंग का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, बाकी चीजें जो है वो हम फोकस कर रहे होंगे, ठीक है जी? अच्छा जनाब, सबसे पहले तो इस सब्जेक्ट को डिस्कस करना शुरू करें। देखिए, आप में से चाहे जो बच्चा जिस भी बैकग्राउंड से आया है उसके लिए ये सब्जेक्ट एक नया सब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग है, ठीक है जी? इसमें जो एस्पेक्ट रिपोर्टिंग का है ना, इसको जरा हम डिस्कस कर लेंगे, रिपोर्टिंग होता क्या है। देखिए, जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे होते हो ना, अकाउंटेंट देखा ना, मुंशी देखा है किस तरह बैठा होता है, कोने में बैठा होता है। सेठ और कंपनी जो काम कर रही होती है, मुंशी उसको क्या कर रहा होता है? रिकॉर्ड कर रहा होता है। मुंशी का काम कब शुरू होता है? सेठ का काम खत्म होने के बाद। जब कंपनी एक काम कर लेती है तो उस इवेंट को मुंशी रिकॉर्ड कर लेता है। जैसे मिसाल के तौर पर कंपनी ने कुछ सामान खरीदा, खरीदने के बाद मुंशी क्या करेगा? उसको रिकॉर्ड करेगा। हम रिकॉर्ड करने को कहेंगे उसकी एंट्री बना देगा, यानी बुक्स में एंटर कर देगा। डन। तो मुंशी का काम शुरू होता है कब? ट्रांजैक्शन या इवेंट के बाद, ठीक है जी? एक काम हो गया, हम मुंशी को कहते हैं जी ये काम हो गया, आप उसको रिकॉर्ड कर। मुंशी उसको रिकॉर्ड कर लेता है। डन। मुंशी पूरे साल जैसे जैसे काम होता जाता है चीजों को रिकॉर्ड करता जाता है, और जब साल खत्म होता है तो मुंशी कहता है जी अब हमने क्या करना है? अब हमने बनाने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बनाने? यानी हमने उन लोगों को जिन्होंने हमें पैसा दिया है इस बिजनेस को चलाने के लिए, उनको बताएं तो सही कि हमने पूरे साल में किया क्या है। ये जो पूरे साल में क्या किया है आम लोगों को जो हम बताने जा रहे हैं, ये कहलाता है रिपोर्टिंग। मिसाल के तौर पर हम 4 लोगों ने पैसे इकट्ठे किए, बिजनेस शुरू कर दिया। 4 में से 3 डॉक्टर हैं, एक जो है वो कॉमर्स पढ़ा हुआ बंदा है, ठीक है जी? कॉमर्स वाले ने कहा मैं मुंशी बन जाऊंगा, हम काम भी करेंगे, मैं रिकॉर्डिंग भी करूंगा, मुझे रिकॉर्डिंग आती है। 3 लोग जो हैं पार्टनर्स हमारे, उनको अकाउंटिंग नहीं आती है। पूरे साल काम होता रहा, चौथा पार्टनर जो है वो चीजें रिकॉर्ड भी करता रहा। जब साल खत्म हुआ तो 3 पार्टनर्स उसके पास आए, भाई हुआ क्या, क्या कमाया हमने, क्या लूज किया, बताओ तो सही। अब बताओ, क्या वो इतने बड़े बड़े खाते और रजिस्टर खोल के बैठ जाए उनके सामने कि आ जाओ बेटा 200 रजिस्टर बने, आओ तो मैं खोल के दिखाऊं? नहीं। वो क्या मांगेंगे? वो कहेंगे कि जनाब हमें समरी बताओ, हमने कमाया क्या है और हमने लूज क्या किया। ये जो समरी बनाना है, ये पूरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को समराइज करना, ऐसे समराइज करना कि एक आम बंदे को ये चीज समझ आ जाए, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है रिपोर्टिंग, ठीक है जी? आपके इस कोर्स में अकाउंटिंग भी है, रिपोर्टिंग भी है। यानी आपको एग्जामिनर कहेगा इसकी अकाउंटिंग करो, और फिर एक काम करो, आम लोगों को ये समझ आ जाए, जरा ये एक फॉर्मेट है उसमें बना के भी दे दो। लास्ट टाइम सबसे मुश्किल सवाल लास्ट पेपर में जो आया वो किस चीज का था? रिपोर्टिंग का था। रिपोर्टिंग से लास्ट टाइम को 60 मार्क्स टेस्ट हुए, ठीक है जी? अकाउंटिंग से इतना टेस्ट नहीं हुआ जितना रिपोर्टिंग के पार्ट पर टेस्ट हुआ, ठीक है जी? नोट्स बना के दो, ये बना के दो, किसके लिए? एक सादा इंसान को जिसको अकाउंटिंग नहीं आती, उसको कैसे समझ आएगा कि कंपनी ने पूरे साल में क्या किया? इस जुबान को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग कहते हैं। ऐसा मुझे बताओ, रिपोर्टिंग कब होती है? अकाउंटिंग कब होती है? पूरे साल चल रही होती है अकाउंटिंग। रिपोर्टिंग कब होती है? मे भी साल के एंड पे, कुछ कंपनीज में हर महीने होती है। रिपोर्टिंग का मतलब है एक पॉइंट पे आके रुको और आवाम को बताओ कि तुमने पूरे साल में क्या किया। अच्छा, मेरे पार्टनर है टैक्स कमिश्नर है, ठीक है जी? तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। 2 मिनट के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पार्टनर को अकाउंटिंग नहीं आती। पूरे साल जो है काम हो रहा होता है वो मैं देख रहा होता हूँ,
साल के एंड पे आगे मुझसे पूछते हैं, साल नहीं बल्कि हर 6 महीने पे मुझसे पूछते हैं, हाँ भाई मेरे कितने बने, तो मैं उनको क्या बताऊं, आओ इधर आओ जरा, ये जो फी की रिसीट्स हैं बैठ के गिनती करो मेरे साथ, नहीं वो क्या कहेगा, तुमने इतना बड़ा सिस्टम लगाया हुआ जिसमें तुम रोज एंट्रीज पास करते हो, मुझे उसका रिजल्ट बताओ। तो सर जो रिजल्ट बताना है वो क्या है, रिपोर्टिंग। मैंने क्लियर कर दिया, हम अकाउंटिंग भी सीखेंगे और रिपोर्टिंग भी सीखेंगे, पक्का। अच्छा जी, एक स्टेप हम आगे जाते हैं, इसके आगे लिखा हुआ 1, इसका मतलब इसके बाद एक और पेपर आएगा FAR 2, उसमें रिपोर्टिंग के और ज्यादा कॉम्प्लेक्स एरियाज होंगे। फिर एक आएगा फाइनेंशियल एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग AFR फाइनल में। फिर इसके बाद एक और आएगा MSA 1। इसका मतलब है आगे तुमने 4 अकाउंटिंग के पर्चों से लड़ाई करनी। इसमें सबसे मुश्किल कौन सा पेपर है? MSA 1 का रिजल्ट पता है कितना है? 80%। क्यों? इतना कुछ पढ़ चुके होते हो, वो पेपर फिर तुम्हें तंग नहीं करता। सबसे बुरे रिजल्ट आते हैं 2 पेपरों में, FAR 1 के और FAR के। क्यों? ये पहली दफा पढ़ने आते हैं लोग, अब या तो आपकी दोस्ती हो जाएगी इससे, या ये आपको बाकी लोगों की तरह कटा देगा, और बहुत बुरे तरीके से कटाएगी। ठीक है जी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। CAF 1, 2 और 3 ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें शायद CAF 2 आसान है, इतना मसला नहीं करता लोगों के लिए, लेकिन CAF 1 और 3 इस स्टेज पे अगर तुम फेल हुए ना, मैंने उस दिन शायद ओरिएंटेशन सेशन में भी तुम लोगों को बताया था, इस स्टेज पे फेल होने वाले लोग सीए छोड़ देते हैं। मेजॉरिटी लोग तो फेल होते हैं ना, 1 दफा 2 दफा 3 दफा छोड़ देते हैं। इस स्टेज को क्रॉस कर लोगे 80% चांस है कि तुम यू विल एंड अप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है जी, 80% चांस है कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। ये पेपर शुरू में इसलिए तंग करता है क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे जो पेपर पढ़कर आ रहे होते हैं, नीचे इंटरमीडिएट की अकाउंटिंग देख कर आ रहे होते हैं, या ए लेवल्स की अकाउंटिंग देख कर आ रहे होते हैं। इंटरमीडिएट वालों के मुकाबले में ए लेवल्स वालों को थोड़ा सा एज होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें पढ़ी होती है। पढ़ा उसी तरीके से होता है, पढ़ा जो है वो उसी तरीके से होता है जैसे इंटर वाला पढ़ता है। सिंगल एंट्री का सवाल आएगा, ये चीज यहाँ से उठानी है, वो चीज वहां से उठानी है, इधर देनी है, वो उधर देनी है, और एक चीज निकल आएगी। ठीक है जी, लेकिन ए लेवल्स वाले ने पढ़ी थोड़ी सी ज्यादा चीजें होती। ठीक है, अच्छे किसी अच्छे टीचर से पढ़ा तो कॉन्सेप्ट भी अच्छे क्लियर होते हैं। लेकिन मैं फिर बता दूं, ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों ने सरसरी तौर पर पढ़ी होंगी, लेकिन अभी आपने ठीक ठाक डिटेल में उनको देखना है। ठीक है जी, तंग करेगा ये पर्चा। ये क्लियर हो गया। FAR 2 मैं वाकई तुम्हें बता रहा हूँ, एज कंपेयर टू FAR 1 कंपैरेटिवली आसान पेपर। ठीक है जी। अच्छा जी, इस पेपर में है क्या ये हम जरा देख लें, अल्लाह करे बस चल जाइए, नहीं तो मैं इसको, रिपोर्टिंग का पहला पेपर है, अकाउंटिंग का दूसरा है, लेकिन तुम लोग के लिए शायद अकाउंटिंग का भी पहला ही पेपर है ना? इंट्रो तो नहीं पढ़ा है ना? मॉडरेट टू डिफिकल्ट, डबल एंट्री आनी चाहिए। डबल एंट्री होती क्या है सर, हम तो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, इसीलिए आपको पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, साथ साथ बेसिक्स पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है जी, तो बेसिक्स के तकरीबन 40 घंटे आपने इन्वेस्ट करने। अच्छा जी, फिर रिजल्ट आप देख रहे हैं, लड़कियां खुश हैं, लड़के टेंशन में, ऐसे ही रहता है। अच्छा जी, ये रिजल्ट है सर इसके, अगर आप इसके रिजल्ट देखें ना, बड़े अजीब और गरीब रिजल्ट है। 13% का रिजल्ट भी यहाँ मौजूद है, और 57% रिजल्ट भी यहाँ मौजूद है। 13% रिजल्ट भी मौजूद है और 57% रिजल्ट भी मौजूद है। मैं आपको बताऊं, इंटरमीडिएट, बीकॉम, मैट्रिक, उसका रिजल्ट भी 50s में नहीं आता। 57% रिजल्ट का मतलब ये कि हर किस्म का फजूल आदमी भी इसमें पास हो गया, सिवाय वो जिनको माँ बाप की बदुआ थी, वो फेल हुए। ठीक है जी, क्योंकि इनमें ऐसे लोग भी होते हैं कि जिन्होंने फीस जमा करवाई हुई होती है कि यार पेपर के नंबर पूरे करने, पेपर अटेम्प्ट करना है जाके, वो अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, तैयारी वारी नहीं होती उनकी, ऐसे तुक्का मार के आ जाते हैं, चेक करते हैं क्या होता है। ऐसे लोग भी होते हैं। 57% का मतलब है ऑलमोस्ट यार 70-80% लोग पास हुए, लेकिन यहाँ 13% का रिजल्ट भी है। ऐसा क्यों? अगर आप रिसेंट सेटअप देखो ना, ये रिसेंट 40, 31, 31, 51, 39, ठीक है जी, 29, इसको भी काउंट कर लो। एक प्रोफेशनल बॉडी का रिजल्ट अगर 1/3 आता है ना, 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेम्प्टेड द पेपर, वो अगर पास हो रहे हैं, इसका मतलब है सर मामला सही चल रहे हैं, अच्छा रिजल्ट है। क्योंकि देखो 1/3 बच्चे ऐसे होते हैं जो बगैर तैयारी के पेपर में जाते हैं, और वो आप में से भी ऐसे लोग होंगे जिनको अभी तो बड़ा जोश है, 4 पेपर दूंगा, जमीन फाड़ दूंगा, आसमान तोड़ दूंगा। ठीक है जी, बाद में कहेगा यार क्या फायदा जल्दी का काम तो शैतान का है।
और नसीब से ज्यादा किसी को मिला है? मैं अगर बैठा भी रहूंगा तो अल्लाह मुझे मेरे नसीब की चीज पहुंचाएगा। ये हदीसें अपनी जगह है, लेकिन साथ में ये कि मेहनत भी करनी है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो सर इसके रिजल्ट्स ऐसे रहे, लेकिन रिसेंट पास में इसके रिजल्ट्स 30% और 50% के बीच में रहे। ठीक है, तो एक अच्छी बात है ये। ठीक है जी। अच्छा जनाब, हम जाते हैं जनाब हमारे कोर्स में क्या है। हमारे कोर्स के 3 एरियाज हैं। ठीक है जी। और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस कोर्स के अंदर जी, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस कोर्स के अंदर। वो पता क्या है? छोटा कोर्स है, यही प्रॉब्लम है इसका। छोटे कोर्स का प्रॉब्लम क्या होता है? आपको लगेगा यार सर ने 4 स्टैंडर्ड पढ़ा दिया और मुझे तो फील भी नहीं हुआ, मुश्किल भी नहीं लग रहा। मैं काम करता हूं, इसको आराम से देखता हूं, ठीक है, सुकून से देखेंगे इसको। आखिरी महीने में भी 20 दिन भी होंगे तो तेरा भाई लपेट देगा इसको। एंड में फिर ये जो है ना वो हाथ में नहीं आता। ठीक है जी। जब पेपर आपके हाथ में आता है तो पेपर हाथ में आ जाता है। ठीक है जी। बोला ना, ये एक तो देखो एक मुश्किल चीज है ना, आपको पता होगा यार मुश्किल चीज है, बड़ा कोर्स है, मुझे डे 1 से स्ट्रगल करना है। लेकिन ये ऐसी चीज है जो आपको डिसीव करेगा। आपको लगेगा कि यार पेपर कोर्स बहुत छोटा, यार रिजल्ट से पहले आधा कोर्स हो गया। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं सर, लोग इसको लिफ्ट नहीं कराते हैं, फिर ये पेपर भी लोगों को लिफ्ट नहीं कराता। ये देखो इसके अंदर 50-55% रिजल्ट भी है। ठीक है, ये रिजल्ट ऐसे अचीव होता है कि यार आप ईमानदारी से अगर इसकी तैयारी करें ना, और पूरी ईमानदारी से करें और इंसान के पुत्र बन के। मैं क्लास में कॉल करता हूँ, मैं क्लास में, अर्जेंट तो नहीं है ना? बेटा मैं दुनिया की किसी बंदे की कॉल नहीं उठाता, सिर्फ बेगम की कॉल उठाता हूँ। है हाँ, नहीं तो घर पे फिर इज्जत नहीं है ना कोई। अच्छा जी, तो सर इसका कोर्स है छोटा, थोड़े से टॉपिक है। ठीक है। अच्छा जी, थोड़े से टॉपिक्स में जो पहला एरिया ये 35 से 45 मार्क्स का। ठीक है, अब आप लिखोगे इसको, ठीक है, नोट करोगे। इंट्रो बिल्कुल पढ़ाएंगे बेटा, आज से ही पढ़ाएंगे। अच्छा भाई, ये प्रेजेंटेशन भी पीली बनी है, मैंने पहना में पीला, ये कोइंसिडेंटली हुआ है। ठीक है जी, ये कोई ऐसा नहीं है कि जैसे लड़कियां होती है ना। मैं उर्दू बाजार से एक दफा किताब खरीद रहा था, एक आंटी आई, उन्होंने कहा मुझे ग्रीन कलर की किताब चाहिए। तो बराबर में खड़ा था, मैंने कहा कलर की किताब चाहिए? उन्होंने ग्रीन कलर की किताब चाहिए। मेरे बुक शेल्फ के पास जो पर्दे हैं वो ग्रीन कलर के, तो मुझे बुक भी ग्रीन, किसी भी टॉपिक पे हो, ठीक है जी, आप बस ग्रीन कलर हो उसका। बंदा भी बेचने बैठा हुआ था, उसने भी निकाल दी। ये लो भाई, हैं जी। अच्छा जी, चलो जी सर, इसमें हमारे 4 टॉपिक्स हैं सर। लास्ट टाइम इससे सवाल आया 20 मार्क्स का। ठीक है, 18 से 20 मार्क्स का सवाल इससे था। ये दोनों मिला के आते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम ये नहीं आया, नहीं आया सॉरी, ये सवाल भी, इसका भी 14 मार्क्स का सवाल था और इसका सवाल भी 14 मार्क्स का। ये दोनों तीनों मिला के कोई 50 मार्क्स के करीब टेस्ट हुआ। ठीक है जी, ये सब कुछ टेस्ट हुआ है लास्ट टाइम। सर फिर अगली दफा नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे छोटा सा कोर्स है, सब पूछेगा वो, कोई चीज नहीं छोड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, पेपर कैसा गया तुम्हारा एमएफए का? सही नहीं, पीछे जो बैठा हो गया, सही हो गया जी। तो तुमने अकाउंटिंग देर से दी है क्या? अच्छा, नहीं करो यार, चलो जी। अच्छा देखो, इसमें जो IS8 है, ये वो टॉपिक है जो जो FAR 2 में था, सिर्फ लास्ट टाइम ये FAR 1 में टेस्ट हुआ। ठीक है जी, लास्ट टाइम पहली दफा FAR 1 में टेस्ट हुआ है, और टेस्ट हुआ और सही से टेस्ट हुआ। ठीक है जी, लिख लिया, कॉपी कर लिया? ये भी बता रहा हूँ कि सर ओपन बुक से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका। ठीक है, ये जैसी प्रेजेंटेशन खत्म होती है तो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, आवाज बंद हो गई।
चलो यार एक छोटी छोटी बातें हम डिस्कस कर लेते हैं जब तक कि मैं कोशिश करता हूं मेरी आवाज पहुंचे वहां तक। जो भी हम बातें करेंगे दोबारा रिपीट भी कर देंगे। क्या आई कैप की स्टडी टेक्स्ट देखनी चाहिए? आई कैप की स्टडी टेक्स्ट अगर आप नहीं देखोगे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मैं जितने सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं, मैंने आई कैप की स्टडी टेक्स्ट को कभी भी यूजलेस नहीं पाया है। आई कैप की स्टडी टेक्स्ट लेना लाजमी है। आप भले उसको फिजिकल फॉर्म में परचेज ना करो, लेकिन जो आपके पास ऑनलाइन फॉर्म में पड़ा हुआ है आप उसको देखो जरूर, ठीक है जी। क्योंकि उसके अंदर आपको कोर्स कवरेज का आइडिया हो जाएगा, ठीक है जी, कि सर टीचर ने जो कोर्स कवर कराया है वो पूरा कराया नहीं कराया। मैंने आपको बताया ना 2 अटेम्प्ट्स पहले एक लाइन एक जगह पे लिखी हुई थी, 2 लाइनें लिखी हुई थी और वो मैंने नहीं पढ़ाई, और बच्चे ने आके कहा कि सर ये 2 लाइनें जो लिखी हैं ये जरा एक्सप्लेन कर दे, नहीं आ रही है समझ। मैंने कहा यार मुझे अगली क्लास में याद दिला देना, मैं समझा दूंगा। अगली क्लास में मैंने उस पर छोटी सी एक इलस्ट्रेशन करा दी, पेपर में उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर 8 नंबर का सवाल आ गया। अगर मैं मिस कर देता तो ये मेरे लिए एक क्रिमिनल ऑफेंस था, ठीक है जी। तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि यार स्टडी टेक्स्ट की कोई चीज मिस ना हो, लेकिन सर मैं भी इंसान हूं, चीजें मिस हो सकती हैं, आपने मुझ पे चेक एंड बैलेंस रखना है, ठीक है जी। अगर आप कोई ऐसी चीज देखते हो तो आपने मुझे क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। नहीं चल रहा, अच्छा जी सर मैं आगे बढ़ता हूं जनाब। मेरे पास ये 4 टॉपिक हैं जिसके मार्क्स है 35 से 45। लास्ट टाइम इस पे ऑलमोस्ट कोई 45 मार्क्स पूरे पूरे टेस्ट हुए, ठीक है सर। फिर हमारे पास कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड रेशियोज हैं, ये 10 नंबर के थे, 10 नंबर का टोटल 10 नंबर का एरिया था। एग्जामिनर ने इसको बीफ अप करके 20 से 30 मार्क्स का कर दिया, ठीक है जी। उसका टॉपिक का नाम लिख लो पहले, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड रेशियोज। ये 20 से 30 मार्क्स का है, ठीक है जी। लेकिन अगेन मैं बता दूं इससे पहले इसके मार्क्स टोटल 10 थे, ठीक है जी, यानी कुछ अटेम्प्ट्स पहले 10 थे, अब इसके टोटल मार्क्स है 20 से 30। जाऊं आगे? अच्छा जी सर यहां मेरे पास जो है वो 3 ही एरियाज हैं, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, रेशियोज और IS-33। लास्ट टाइम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे 1 नंबर का सवाल आया, एक MCQ आया बस, ठीक है। रेशियोज पे 6 और 7 13 मार्क्स का सवाल आया, ठीक है जी, नहीं सॉरी 6 और 9 15 मार्क्स का सवाल आया। अर्निंग पर शेयर एक सवाल का पार्ट बन गया है, यानी सर कुल मिला के अगर मैं इन तीनों को काउंट करूं तो ये लास्ट टाइम टेस्ट हुए तकरीबन को 22-23 मार्क्स, ठीक है जी। क्या मसला आ रहा है? चेंज कर अच्छा जी कर ले कॉपी, बड़े एक्सेप्ट, हाँ अभी नहीं बाद में। चलो जी बड़े एक्सेप्ट। अच्छा थोड़ा सा यार आप लोगों ने कॉपरेट करना है, जब तक ये सेटअप लग रहा है थोड़ा खामोश रहना है, ठीक है, ताकि क्लास का डेकोरम मेंटेन रहे। बढ़ जाए सर। इसके बाद है ये एक समंदर है सर, 30 से 40 नंबर का एरिया है, ये एक समंदर है, इसमें सबसे ज्यादा जो कोर्स कवरेज है वो इसी एरिया में, ठीक है जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी अब आ रही आवाज? सर ये 30 से 40 नंबर का एरिया है और ये काफी सारा टाइम खाएगा तुम्हारा, ठीक है जी। इसमें काफी सारी चीजें, बढ़े आगे। सही सर इसमें हमारे पास 5 एरियाज हैं, छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं। सर लास्ट टाइम इस पे किस स्टैंडर्ड पे सवाल नहीं आया? सर एक गवर्नमेंट ग्रांट पे शायद 2 नंबर का एक सवाल आया, इंपेयरमेंट पे शायद MCQs आए थोड़े बहुत, PP के ऊपर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। रिपोर्टिंग मैंने आपको कहा ना, रिपोर्टिंग वाले एरिया से आया। बोरिंग कॉस्ट पे पहले 8 नंबर का सवाल आया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंपेयरमेंट और गवर्नमेंट ग्रांट, ये MCQs में है, ठीक है। लेकिन इस पे टोटल 30 नंबर आए। इसका मतलब ये है कि सर मेरे पास जो शुरू के 2 एरियाज हैं उसमें टोटल 7 टॉपिक है और 70 मार्क्स का एरिया है,
7 और ये 5, ठीक है, 12 टॉपिक है। 12 टॉपिक्स में से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं शायद 1.5 क्लास का भी इसमें एक टॉपिक है, 2 क्लास का भी एक टॉपिक है, कुछ 10-10 क्लासेस वाले भी हैं। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि अगर आज मैं फेसबुक पे एक कमेंट जाके करूं ना कि ये चीजें पेपर में टेस्ट होंगी और मैं वहां 7 चीजें लिख दूं, सब कुछ टेस्ट हो जाएगा। क्यों? ICAP के एग्जामिनर ने लास्ट टाइम किसी स्टैंडर्ड को नहीं छोड़ा, जिससे सवाल नहीं पूछा उससे क्या पूछ लिए, MCQs पूछ लिए। तो आप छोड़ के नहीं जाओगे कुछ, ठीक है जी। बड़े एक और मुसीबत ये कि इस पेपर पे ना पास पेपर्स अवेलेबल नहीं है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि ये सारे स्टैंडर्ड्स पहली दफा कोई 2 अटेम्प्ट्स पहले टेस्ट होना शुरू हुए। इससे पहले जो FAR1 का कोर्स था वो उसमें बहुत अजीब चीजें थी, वो सब निकल गई, सिंगल एंट्री, पार्टनरशिप, ये सब निकाल दिया उन्होंने, ठीक है जी, और डाल दिया ये सारी चीजें। तो इस पे हमें चाहिए होगा एक अच्छा प्रैक्टिस मटेरियल, ठीक है जी। अच्छा प्रैक्टिस मटेरियल का मतलब है जिसपे हम काफी सारे सवाल सॉल्व कर सकते। तो सर हमारी अपनी बुक है, ठीक है जी, वो बुक मैं आपको अभी बता दूंगा सर। उसमें हर एक टॉपिक के अराउंड कोई 40-40, 50-50 क्वेश्चन है, ठीक है जी। सफिशिएंट प्रैक्टिस मटेरियल है विद सॉल्यूशन, क्लास में आपको कराई जाएंगी चीजें। अगेन ये सारी चीजें जो है वो जब दे दी जाती हैं बच्चों को, करवा भी दी जाती हैं, आप लोग चीजें रिवाइज नहीं करते हो, आप लोग सिर्फ वो चीजें रिवाइज करते हो जो क्लास लेक्चर के दौरान आपने पढ़ी हो, ठीक है। आगे हमने इसको डिस्कस करना है, अभी ये लिख लिया, कॉपी कर लिया, बड़े हम आगे। 12 टॉपिक है जी टोटल। लो रिजल्ट पहले आता था, अब नहीं आता, लेकिन सर लोगों के फेल होने का रीजन ये बहुत बड़ा रीजन है लोगों के फेल होने का सर। देखो कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसके मार्क्स बहुत है, ठीक है, रेशोज है, अच्छे नंबर है इसमें, ठीक है। आपका अल्लाह भला करे NPO है, अभी आप टॉपिक्स पढ़ोगे, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके नंबर्स बहुत अच्छे हैं लेकिन वो कॉम्प्लेक्स है। तो लोग क्या करते हैं, जहां कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको अवॉइड करके आसान चीजों पे टाइम लगा रहे हो। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यार देखो, जिस चीज के जितने मार्क्स है ना, मेहनत सब पे करो, लेकिन जिस चीज के मार्क्स ज्यादा है उस पे बाकी चीजों से ज्यादा मेहनत करो, इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं, ठीक है जी। फिर सर एक अजाब, लोगों को ये लगता है कि यार प्रैक्टिस करना, खाली प्रैक्टिस करना, तो 50-50 सवाल सर ने कहा ना मैं सॉल्व कर लूंगा, लेकिन मैं उसमें से जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पिक नहीं करूंगा। मैं करूंगा क्या, सॉल्व करूंगा, याद कर लूंगा कि मुझे अगर एक चीज निकालनी है तो कितने स्टेप्स में निकलेगी। ऐसी प्रैक्टिस पे लाना था, ठीक है जी। एट द सेम टाइम सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना और प्रैक्टिस ना करना, इस पर डबल लाना था। आपको कॉन्सेप्ट भी लेने, आपको प्रैक्टिस भी करनी है, कॉन्सेप्ट लेने तरीके से और प्रैक्टिस जितनी हो सके हमने करनी। जैसे मैंने आपको बताया कि सर इस पे पास पेपर्स इतने ज्यादा नहीं है, ठीक है जी, तो हमने अपना प्रैक्टिस मटेरियल डेवलप किया है, CA फाइनल से चीजें निकाली हैं, FAR2 से चीजें निकाली हैं, इस सब्जेक्ट के ऊपर जो इसके कंटेंट्स है उसमें काफी सारे स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो इवन FAR2 में भी नहीं थे पास को, FFR में थे, वहां से हम चीजें लेकर आए सर। अच्छा, इसमें एक टॉपिक हमने मिस किया, करेक्शन ऑफ एरर, ठीक है जी। वो करेक्शन ऑफ एरर कोई टॉपिक नहीं है, वो सारे टॉपिक्स में शामिल है, ठीक है जी। गवर्नमेंट ग्रांट में करेक्शन होगी तो क्या करना है, इंपेयरमेंट में करेक्शन होगी तो क्या करना है, सारे टॉपिक्स की करेक्शन ऑफ एरर इसके अंदर शामिल है, ठीक है जी। करेक्शन ऑफ एरर क्या मतलब, एक आपने अकाउंटिंग सीखी, सवाल आपसे पूछेगा अकाउंटिंग करके दो, रिपोर्टिंग करके दो। सवाल ऐसे भी आ सकता है कि एक कंपनी ने गलत अकाउंटिंग कर दी, उसको सही करके दो, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर जनाब एक और अजाब सर, सीक्वेंसिंग द स्टेप्स, ये इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है कि लोगों को ना जवाब का रट्टा मारना होता है प्रोसीजर का। आप 4 सवाल करोगे ना, 4 सवाल में एक अकाउंट बनेगा, अकाउंट रिसीवेबल का, उसमें एक तरफ कैश जा रहा होगा, दूसरी तरफ जो है वो सेल्स जा रही होगी, फिर बैलेंसिंग फिगर निकल रही होगी, आपकी आदत बन जाएगी। क्या सवाल ऐसे ही आएगा हमेशा। जो बंदा पेपर बनाता है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, इंट्रो का, FAR1 का, FAR2 का, FFR का, MSA का, वो हमारा कुलीग रह चुका है यहाँ पे, ठीक है जी। यहीं से हमारे साथ ही पढ़ाता था वो, अब ICAP के पेपर्स बनाता है। और अगर कोई बंदा आपको ये कहता है कि जी उससे हमारी दोस्ती है और उससे हमें चीजें मिलती हैं, तो वो झूठा है, लानत है उस पर। वो बंदा एक इंतहाई प्रोफेशनल इंसान है, ठीक है जी, हमें उससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि उस बंदे का एक दिमाग जिस तरह है, वो एक ऐसा इंसान है जो कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछता है। आप लास्ट टाइम FAR2 का पेपर उठा के देख लें,
एक सवाल आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि उससे मिलता जुलता सवाल पिछले पेपर्स में आया हो। हर दफा नए तर्ज पे सवाल आता है उसका, वो बंदा मेहनत करके पेपर बनाता। इतना मैं आपको बताऊं कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो वो आपको पेपर में ठीक ठाक चैलेंज देगा। इतना मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, क्योंकि वो सवाल जो बनाएगा ना, छाप के नहीं बनाएगा, ठीक है जी, वो सवाल बनाएगा अपने तरीके से बनाएगा। इतना मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। फिर सर छोटा सा कोर्स है, मैं रमजान में इंशाल्लाह ताला पूरी तरावी पढ़ूंगा, पूरे रोजे रखूंगा, सारी नमाजें पढ़ूंगा इंशाल्लाह, 12 दफा कुरान पाक भी पढ़ूंगा, FAR 1 नहीं पढ़ूंगा। छोटा सा कोर्स है, रमजान के बाद पढ़ लेंगे, रमजान के बाद ईद आ जाएगी, ईद में लग जाओगे, फिर ईद के बाद थोड़े फासले से बकरा ईद है, 1 महीना पढ़ लोगे, फिर बकरे खरीदने की टेंशन, ठीक है जी। फिर वो खत्म होगी तो मुहर्रम सर पे खड़ा होगा। अब मुहर्रम का हिसाब किताब, फिर वो खत्म हो तो पेपर सर पे नहीं आएंगे, पेपर पे कहीं और आएंगे, ठीक है जी। ये दिमाग में रखना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो भाई छोटा सिलेबस है, लेकिन इसको भी इज्जत देनी है, ठीक है जी। इसको भी, गेम ऑफ थ्रोन्स देखा, अगर आप उस सीरीज को देखो, सर्वाइवर उसमें कौन था एंड का, छोटा क्या नाम था उसका, नहीं इमरान तो किंग बन गया ना बाद में, वो छोटा जो था क्या नाम था उसका यार, हैं लेनेस्टर फैमिली से था ना, टेरियन, छोटा वाला। तो ये भी वही है सर सिलेबस, ठीक है जी, ये दिमाग में रखना सर। कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिस, कांस्टेंट रिवीजन, ये एक बात है, लेकिन आप लोगों ने कद्दू उसका कुछ करना नहीं है। बस आप लोगों ने यार एक काम करना है, जो मैं अभी आपसे बोलना चाह रहा हूँ। देखो, मैं क्लास में आपको आके सवाल कराऊंगा, ठीक है, सवाल करा दिया, कंप्लीट करा दिया, एक सवाल आपको घर से करने के लिए दे दिया, उसका सोल्यूशन भी साथ में दे दिया, उसकी वीडियो भी दे दी साथ में। आप आए, आपने कहा यार मैंने तो किया ही नहीं सर, मुझे तो क्लास में कराएं। मैंने शायद कोशिश की क्लास में करा दिया, नहीं तो हमारा एक असिस्टेंट आके जो है वो कोई 40 सवाल करा देता है टॉपिक्स के ऊपर, वो आके करा दे। आपसे किसी ने पूछा कितने सवाल किए, आपने कहा मैंने 50 सवाल किए, बिलीव में आपने एक भी सवाल नहीं किया। सवाल करने का मतलब है आपने खुद अटेम्प्ट किया, एक ऐसा सवाल जो इससे पहले आपने नहीं देखा था, आपने टीचर से एक चीज समझी, सीखी, टीचर के साथ आपने को 12-13 सवाल सॉल्व किए, अब आपने जो 15वां सवाल है खुद उठाया, उसको खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश की। मैं कहूंगा आपने पहला सवाल अटेम्प्ट किया। जब तक आप चीजों को खुद अटेम्प्ट करना नहीं सीखेंगे, आप अपने आप को पहली दफा टेस्ट कर रहे होंगे पेपर में जाके। जब पहली दफा पेपर आपके पास आएगा, वहां टीचर नहीं होगा, वहां आप पेन कॉपी पे रख के बैठ जाओगे कि अभी टीचर आएगा वो बोर्ड पे सॉल्व करा देगा, ऐसा नहीं होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि यार आप अपने तौर पे एक सवाल शुरू करना, अटेम्प्ट करना, मे बी आपसे वो सवाल 20% अटेम्प्ट हो, ठीक है जी, 80% आपको फिर टीचर की जरूरत पड़े। लेकिन जब आप दूसरी दफा इस तरह का सवाल अटेम्प्ट करेंगे तो शायद 30-40% अटेम्प्ट हो रहा हो, ठीक है जी। और सर करते 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 जब पेपर के आप करीब आएंगे, अगर आपकी आदत बनी हुई है सवाल उठा के सॉल्व करने की, आप आधा भी सही कर लोगे ना, काम हो जाएगा पेपर में। आपने आधे नंबर लेने, आधे भी नहीं लेने यार। FAR 1 का पेपर 100 नंबर का नहीं होता। FAR 1 के पेपर में अवेलेबल मार्क्स 115 से 120 होते हैं। सर ये क्या है सर, ये पब्लिक फैक्ट है, ठीक है जी। जितने कॉलेज ओनर्स पढ़ा रहे हैं सबको ये बात पता है। क्या है कि अब जब प्रैक्टिकल पेपर सेट करता है, खासतौर पर अकाउंटिंग का, तो उसमें अगर एक 20 नंबर का सवाल है जिसके लिखे हुए 20 नंबर है, उसमें अवेलेबल मार्क्स होते हैं 25। आप गलतियां भी कर देते हो तब भी आपको पूरे 20 मिल जाते हैं, 20 से ज्यादा नहीं मिलते, 20 से ज्यादा। और ये एक स्टैब्लिश्ड फैक्ट है, ठीक है जी। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर की जो अकाउंटेंसी बॉडीज हैं उनमें इसी तरह हिसाब किताब चलता है, ठीक है जी। तो 50 नंबर आपने लेने। मेरी आपसे इल्तिजा ये रहेगी यार कि खुद से सवाल अटेम्प्ट करने की आदत डालना। देखो आप लोग जब क्यूटी पढ़ने आते हो ना, तो अक्सर जितने यहाँ क्यूटी के टीचर्स ने हमारे साथ पढ़ा है, सब एक शिकायत करते हैं, यार बच्चे को सवाल तो अटेम्प्ट नहीं करता बच्चा, ठीक है नहीं, और फिर हमें खुद कराना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ यार सबसे बड़ा ना फसाद का बीज आप लोग डालते हो। क्यूटी के टीचर्स वो क्या करते हैं, हर सवाल बच्चे को कराए जा रहे हैं, आओ बेटा मैं करा देता हूँ, करा देता हूँ, करा। उससे क्या होता है, बच्चे को ये फील होता है कि यार हर एक चीज जहां मैं फंसूंगा टीचर मेरे साथ खड़ा होगा। ठीक है, हेल्प करनी चाहिए बच्चे को, लेकिन बच्चे के हिस्से का काम बच्चे से भी करवाएं। मैं कह रहा हूं बच्चे से ही करवाएं, ये नहीं, बच्चे से भी करवाएं। आप उसे करवाएं यार ताकि उसकी आदत बने, ठीक है जी।
और मैं आपको फिर बता दूं, सबसे बड़ा रीजन ऑफ फेलियर आई कैप का एग्जामिनर बार बार कहता है यार मुझे ये फील होता है कि एक सवाल है, आसान सवाल है, बच्चे को दिया सवाल करने के लिए, कॉपियां ब्लैंक आ रही हैं। एक बंदे ने ये कहा कि यार मैंने ना एक सवाल सॉल्व किया कैश फ्लो का, सारी फिगर्स गलत। कैश फ्लो के सवाल में एक एक फिगर जो उस बंदे ने लिखी सब गलत, आधे नंबर फिर भी मिल गया। क्यों? फॉर्मेट बनाया, ठीक है जी, 15-20% मार्क्स इसके हैं। अकाउंट्स बनाए, 15-20% मार्क्स इसके हैं। सारी फिगर्स गलत कर दी, तब भी उसको कितने मिल गए? आधे मिल गए। ये मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। इसके बावजूद मनूस आते हैं, कहते हैं मेरे 20 नंबर आए। क्या किया था पेपर में? सर मैंने पूरा किया था। किस चीज को बेटा? चीज तुम पूरी करके आए हो, पेपर तो नहीं है। नहीं सर मैं अल्लाह की कसम पूरा करके आ रहा हूं, जो भी है मैं सारा नहीं। मैं आपको बताऊं सर, एक एवरेज बच्चा पेपर पास कर लेता है, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। आपने सिर्फ करना क्या है? पेपर अटेम्प्ट पूरा करना है, ठीक है जी। फिर ऐसे कुछ गधे होते हैं, ये मैं आपको जिंदगी का एक उसूल बता रहा हूं। एक बंदे ने स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदे, 100 रुपए का शेयर खरीद, 100 रुपए का एक शेयर खरीदे, मैं मिसाल दे रहा हूं। 100 से वो आ गया 90 पे। कितने पे आ गया? लॉस हो गया उसको। 100 रुपए की चीज खरीदी, कितने पे आ गई? अब हम उसको बोल रहे हैं बेच दो, ये 80 पे जाने वाला, बेच दो। नहीं, इंशाल्लाह ये एक दिन 110 पे जाएगा, मैं उस दिन तक बैठा रहूंगा। फिर वो 90 से आ गया 80 पे, हम उसको फिर बोल रहे हैं यार 20 का लॉस हो चुका है, मजीद लॉस होगा, बेच दे, बाद में खरीद लेना। नहीं, जब वो 40 पे आ गया ना, अब उसने कहा यार तू सही कह रहा है यार, बेच देना चाहिए मुझे। यही आपका हाल होता है पेपर में। आप एक सवाल में फंसे, उस पर जितना अलॉटेड टाइम था आपने लगा दिया, अब आपको दिल ये कह रहा है, दिमाग ये कह रहा है मूव हो जा दूसरे क्वेश्चन। नहीं, ये मुझे आता है, ये मैं पूरा करूंगा। अब मनुष्य आदमी, उसमें आगे के जो नंबर है वो मुश्किल लेना। किसी भी सवाल में आप शुरू के मार्क्स लेना आसान है, वहां फॉर्मेट बना दो, चीजें बना दो, पेपर पास करना है यार। नहीं, मैं कैश फ्लो टैली करके जाऊंगा, एग्जामिनर इंप्रेस हो गया, अपनी बेटी का हाथ मुझे दे देगा। अल्लाह के बंदे, पेपर पास करना है भाई, सारी चीजें साइड पे रखो, एक अलॉटेड टाइम से ज्यादा पेपर उस सवाल को नहीं देना है। ये बीमारी अल्लाह के वास्ते अपने अंदर नहीं पैदा होने देना, ठीक है। जब एक सवाल नहीं हो रहा, मान लो नहीं हो रहा, आगे बढ़ जाओ। आगे बहुत सारे सवाल हैं और तुम्हें असेस किया जाएगा 100 नंबर पे नहीं, जो तुमने 50 नंबर लेने उसी पे। एक बंदे के 51 नंबर आए, मिसाल दे रहा हूं, 50 आए, एक बंदे के 97 आए, लेकिन गोल्ड मेडल नहीं आया, ठीक है जी। दोनों क्या कह रहे हैं? पास है, फर्क ही नहीं हम दोनों। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जिस बंदे का FAR1 में मेरिट आता है उसके मार्क्स कितने होते हैं? 90 नंबर आई कैप में 80। सर लास्ट टाइम जिसका मेरिट आया शायद उसके 99 मार्क्स है। मतलब आप सोचो 99 नंबर इंटर के पेपर में नहीं आते, ठीक है जी। किसके आए 99? गलतियां भी की उसने गलतियां भी की, मतलब गलतियां करने के बाद भी एक ही नंबर कटा। हाँ, क्योंकि अवेलेबल मार्क्स कितने थे? मेरे पास एक बच्चा आता है FFR में, हमने लास्ट टाइम, हमारे FFR में भी गोल्ड मेडल है, FAR2 में भी गोल्ड मेडल है, ठीक है। तो जिस बच्चे का FFR में गोल्ड मेडल है, उसे मुझे आके पेपर के बाद बताया कि मैंने पेपर में अटेम्प्ट तो किए हैं तकरीबन 95 मार्क्स, लेकिन मेरे 7 नंबर का सवाल सिरे से गलत है। तो आप कंसिडर करें कि 88 मार्क्स मैंने सही अटेम्प्ट किए और उसका गोल्ड मेडल आया, उसके 85 मार्क्स। कितने मार्क्स हैं? 85। अब मुझे एक बात बताओ, ये हो सकता है 88 उसने सही किया, 85 दे दो, मतलब क्या चौथी जमात का मैथ्स का पेपर चल रहा है क्या? नहीं। इसलिए मैं आपको बताऊं, पास होने के चांसेस ठीक ठाक हैं। आपने एक रीजनेबल लेवल की मेहनत करनी है, रीजनेबल लेवल कर लोगे पक्का? चलें, हर बार ऐसे ही बोलते हैं लोग। अच्छा सर हमारा एक मैनुअल होगा, ठीक है, वो आप परचेज करोगे, नोट्स मैनुअल एक ही है, ठीक है। आई कैप की किताब आप डाउनलोड कर लेना, अपने पास रखना और उसको देखते रहना कि टीचर कोई चीज छोड़वा ना दे। लास्ट टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग सीन हुआ। लास्ट टाइम आई कैप ने अपनी किताब में एक चीज खामोशी से चेंज करी, और वो था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा हम लोग यहाँ बैठते हैं, किताब खोल के हम बैठे हुए हैं, तो आकाश NPO पढ़ाता है, उसको मैंने कहा NPO की अकाउंटिंग चेंज हो गई है। NPO की अकाउंटिंग चेंज होने का मतलब ही उसमें कुछ फॉर्मेट्स डाले गए, वो देख लेना।
उसने फॉर्मेट करा दिया, इंडस्ट्री में किसी ने नहीं कराया, टिल द टाइम के आखिरी 15-20 दिन बच गए। अब स्टूडेंट्स ने शोर मचाना शुरू किया, यार ये इन्होंने कराया, बाकियों ने क्यों नहीं कराया? तो बाकियों ने कहा कोर्स में नहीं, हमने कहा किताब में। भाई किताब में फंसे लोग, उन्होंने फिर क्या किया, रिकॉर्डिंग्स डाली, कुछ ना कुछ करके अपने बच्चों के लिए हिसाब किताब पूरा किया। लेकिन आखिरी 15 दिन में अगर आपको एक आ जाए, एक नए टॉपिक की रिकॉर्डिंग आ रही है, आप क्या फील कर रहे होगे? यार मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है जी, मैं नहीं कर पाऊंगा यार, छोड़ दे भाई, अल्लाह वास्ते छोड़ दे, ठीक है जी। पेपर में आ भी गया हो। जो चीज एग्जामिनर नया डालेगा ना पेपर में, वो पूछेगा जरूर, क्योंकि वो कहता है मेरे पास 120 नंबर है, अब उंगली करने का राइट मुझे अब भी नहीं है, तो कब होगा? ठीक है जी। तो ये दिमाग में रखना मेरे बच्चों, छोड़ के कोई चीज नहीं जानी, किताब लाजमी देखनी, ठीक है जी। एक और चीज, उसके बाद मैं अपना पहला टॉपिक शुरू करूंगा। अभी क्लास में माशाल्लाह फिजिकल बच्चे बहुत है, ठीक है। लास्ट टाइम हमारे पास FAR 1 में मोर देन 800 स्टूडेंट्स, ऑनलाइन प्लस फिजिकल, ठीक है। और इसी तरह क्लास भरी हुई होती थी। फिर क्या हुआ, 1 महीना गुजर गया, इस दरवाजे तक आ गई क्लास। इस क्लास में 250 चेयर्स पड़ी हुई, 250 चेयर्स सेफली, मुझे कोई 30, 35, 40 चेयर्स खाली नजर आ रही हैं, बाकी भरी हुई है, ठीक है। अभी PRC के एग्जाम नहीं हुए, PRC का एग्जाम होगा, एक और बैच आएगा FAR 1 का। इस दरवाजे तक आ गया, तो बाकियों को हमने फोन ऑन किया, भाई किधर? सर वो एक लेक्चर मिस हुआ, हमने सोचा अगला कद्दू समझ नहीं आना, तो हम क्या करते हैं, पहले पुराना वाला ले लेते हैं, फिर इंशाल्लाह अगला वाला लेंगे। तो इस चक्कर में वो भी मिस हो गया। अब 2 मिस हुए में, तो तीसरा तो फिर कुछ ही नहीं पल्ले पड़ना, तो वो 2 लेने के चक्कर में हम बैठे हैं, तो तीसरा भी मिस हो गया। फिर इस तरह करते करते क्या हुआ, एंड में वो फिर रजिया नाम से CS स्टार पे आता है और लिखता है कि जनाब मेरे 90 लेक्चर्स बाकी हैं और मेरे 40 दिन हैं, क्या मेरे लेक्चर्स पूरे हो जाएंगे? हैं? चूंकि रजिया होती है तो लोग आगे जवाब देना शुरू कर देते हैं, हाँ बाजी मैं आपको गाइड करता हूं। हैं? वहां रिजवान होता तो कोई कुत्ते वाली इज्जत भी नहीं करता उसके। हैं? तो पाकिस्तान में 22 करोड़ आबादी में 50% औरतें, कोई 11 करोड़ के करीब औरतें, फेसबुक पे 16 करोड़ औरतें, ठीक है जी। तो है हिसाब किताब इसी तरह। अच्छा जी, ओपन बुक का क्या फायदा है? सिवाय ऑडिट के पेपर में जो CA फाइनल के जहां ओपन बुक काम आती है, अकाउंटिंग में ओपन बुक की रेलेवेंस 0 है। ओपन बुक की रेलेवेंस 0 है। उसमें सर नरेटिव लिखा हुआ है, उसमें आपको अकाउंटिंग करना सिखाया हुआ है, आपको जो सवाल है वो उसके अंदर लिखा हुआ नहीं है। अकाउंटिंग तो आप क्लास में सीख के जाओगे, अच्छा फिर वो किस काम आएगी? बाज़ औक़ात थ्योरी की एक छोटी सी चीज आ जाती है, 2 नंबर की एक डेफिनेशन आ गई कि डेफिनेशन बताओ किस चीज की है, ठीक है। मिसाल के तौर पर उसने आपसे कहा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बता दो। लास्ट टाइम उसने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, इसी तरह का छोटी सी डेफिनेशन उठा के पूछ ली, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में फर्क बता दो, 4 फर्क लिख दो। सिवाय इस 2 नंबर के सवाल के जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होगा, ओपन बुक की रेलेवेंस 0 है। ये छोड़ो, CA फाइनल में भी ओपन बुक है। आज तक किसी ने पेपर में किताब नहीं खोली। एक बच्चे ने पेपर दिया, आया हमारे पास, उसने कहा सर मेरे तो सारा पेपर सॉल्व हो गया, मेरे बराबर वाला पता नहीं स्टैंडर्ड खोल के उसमें से क्या लिख रहा था। मैंने कहा थ्योरी तो है ही नहीं इसमें कुछ। उसने कहा सर पता नहीं क्या पूरा टाइम लिखता रहा, तो पता नहीं क्या लिख रहा था। किताब में लिखे हुए रूल्स, नमाज पढ़ने का तरीका, पेपर में आपको कह रहे हैं नमाज पढ़ के दिखाओ, आप तरीके पढ़ रहे हो, नहीं। रेलेवेंस सिर्फ इस चीज की है कि थ्योरी का कोई सवाल उठ के आके लेने आपने सबने स्टैंडर्ड्स। देखो आपने 2 नंबर के लिए भी ना रिस्क नहीं लेना, ठीक है जी। सबने स्टैंडर्ड्स खरीदने, नहीं खरीदना तो अपने बड़े भाई से ले लो, दोस्त से ले लो, पेपर वाले दिन लेके जाना है आप। सर डेफिनेशंस मुझे कैसे पता चलेगा कि कहां है? हर स्टैंडर्ड में पैरा नंबर 2 में डेफिनेशंस होती है। किसमें होती है? पैरा 2 में, बस ये अपने दिमाग में रखिए। किसमें डेफिनेशन मिलेंगी? पैरा 2 में। वो अच्छा खुद एक लॉजिकल एक चीज बताओ, ICAP ने 20 नंबर का एक सवाल पूछा जो स्टैंडर्ड में लिखा हुआ था और मैंने स्टैंडर्ड खोल के लिख दिया, तो लानत है फिर ICAP है कि नहीं? एक प्रोफेशनल बॉडी आपसे सवाल क्या पूछा है, वो जो सीधा सीधा किताब के अंदर लिखा हुआ है, और वो भी किताब भी आपको क्या किए, ले आओ बेटा। 80 नंबर का सवाल इसी से पूछेंगे, बस आपने क्या करना है, ढूंढना है उसमें से। नहीं सर, लॉजिकल बात करेंगे, ठीक है जी। किताब लेनी है, वो स्टैंडर्ड लेने सिर्फ डेफिनेशन के लिए, ठीक है जी।
अच्छा जी सर, फिर और सर हमारा एक ऑनलाइन ये व्हाट्सएप का ग्रुप होगा, ये जरा इंपॉर्टेंट सुन लेना सर। लास्ट टाइम ने कोशिश की थी कि व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा ओपन होता है, जो सवाल पूछना है वो आपस में भी लगे हुए हैं, कुत्ते बिल्लों की तस्वीरें भी आ रही हैं, ठीक है जी। इस दफा हम जो ग्रुप होंगे ना उसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक डेडिकेटेड ग्रुप होगा जिसमें आप सिर्फ टीचर से सवाल पूछेंगे, और जो सवाल आप पूछोगे ना उसका जवाब सिर्फ टीचर देगा। वहां दूसरा बंदा आके डेढ़ होशियारी नहीं करेगा कि सलमा बाजी आपको प्रॉब्लम है तो मैं आपको जवाब दे दूं, नहीं। वहां आपने सवाल पूछना है किससे? सिर्फ टीचर से, ठीक है जी। और जवाब भी आपको टीचर ही देगा। उस ग्रुप पे कोई एंकी पैंकी नहीं। एक ग्रुप होगा स्टूडेंट्स का, उस पर भी आप सवाल पूछ सकते हो, ठीक है जी। लेकिन एक मैं मखसूस ग्रुप अपने लिए रखूंगा। उसकी वजह ये कि मेरे पास जो है वो फिर लाइन लगी हुई होती है, मैं काम का मैसेज मिस हो गया बीच में। अब एक बच्चा कह रहा है 15 दफा आपको ग्रुप पे मैंने बोला, मुझे जवाब दें, आपको जवाब ही नहीं। भाई 15 दफा क्या, मुझे तो पता ही नहीं पड़ा। एक ग्रुप खोलो, उस पर सुबह 300 मैसेज लगे हुए, ठीक है जी, और सारे इमोजीज लगे हुए, वो अर्थरुल वाली तस्वीर लगी हुई है यूं, ठीक है जी, कुत्ते की तस्वीर आ रही है, बिल्ले की तस्वीर आ रही है, ठीक है जी। ग्रुप आप यूज करोगे, ग्रुप पे आपको जवाब देंगे, मैं भी जवाब दूंगा, आकाश भी जवाब देगा, हुजैफा हमारा असिस्टेंट है, ठीक है जी, सीए फाइनलिस्ट है, वो भी आपको जवाब देगा। हमारा टर्न अराउंड टाइम कोई विद इन 24 आवर्स आपको कोई ना कोई जवाब दे ही देगा। बच्चे भी आपको जवाब दे देते हैं, लेकिन सवाल आप टीचर से पूछोगे, ये मैं आपको बता दूं। एक जान छुड़ाने का और तरीका है, मैं आपसे कहूं कि इंशाल्लाह ताला हम एक जूम का सेशन रखेंगे 15 दिन में एक दफा, उसमें आप सवाल पूछना। नहीं पूछोगे आप सवाल, सवाल आपको पूछना होता है उसी वक्त जब आप फंसते हो। हम आप फंस गए हो, अब आपने डेट देखी 13 दिन बाद जूम का सेशन आएगा, नहीं, आप उसी वक्त सवाल उठा के पूछ लो। और अल्लाह के वास्ते सवाल पूछने का एक तरीका होता है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, हम अपना पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। सवाल पूछने के तरीके में मैं बात कर रहा हूँ सर। ये मिसाल के तौर पर एक लेक्चर है जो मैंने अभी एमएफए की क्लास में दिया था। अब सवाल पता है लोग कैसे पूछते हैं, इसकी तस्वीर ली, अब आप सोच रहे हो क्या इस पे क्या जवाब दूं, ये रेट कहां से आया, ये रेट यहाँ क्यों लग रहा है, ये किस चीज का रेट है, इस पे क्या जवाब दूं। खुद सोचो सवाल भी, और जो समझ आए उसके हिसाब से जवाब भी दे दो। इस तरह सवाल नहीं पूछा, एलेबरेट कर दिया करो, नीचे एक लाइन लिख दिया करो कि सर 11.55% का रेट क्या है, ये कहां से आ रहा है, ठीक है जी। ये तो छोड़ो, लोग ऐसे भी करते हैं। इसका मतलब है ये मुझे कुछ नहीं आया समझ में। अच्छा, फिर आप उसको कहें कि यार ये ऑनलाइन लेक्चर पड़ा हुआ है, उस पर देख लो, इतना बड़ा सवाल तो बेटा पूरा टॉपिक आपको तो मैं व्हाट्सएप पे नहीं समझा सकता, वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो ले सर, वो बहुत बड़ा है, आप छोटे में समझा दें, ये नहीं करना कोई यार। हाँ, सवाल आप पूछो, मुझसे पूछो सर ये 990,000 कहाँ से आया, 18.5 कहाँ से आया, सर ये फंक्शन मुझे समझ नहीं आ रहा, ये मैं इसका जवाब दे दूंगा, ठीक है। लेकिन ये पूरे पेज को सर्कल करना और ऐसे उंगली निकाल के दे देना, ये नहीं चलेगा, ठीक है जी, पक्का। चले जी, हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, अज्यूम करते हुए कि इस क्लास के सारे बच्चे साइंस बैकग्राउंड के, ठीक है, ऐसा सही है ना। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, कोई सवाल नहीं है जी। नहीं, एक ही किताब है, एक ही बुक है। नहीं नहीं, वर्क बुक ही है वो। FAR 2 में हमारा अलग अलग है। FAR 2 में 100% कोर्स वो भी पढ़ाता है, 100% मैं भी पढ़ाता हूँ। FAR 1 में हम शेयर करते हैं। अच्छा जी, किधर चला गया भाई। अच्छा मेरे बच्चों, फोकस करो बोर्ड के ऊपर, ठीक है जी। सारी चीजें 2 मिनट के लिए छोड़ दो, 2 मिनट के लिए अज्यूम कर रहा हूँ कि हमें अकाउंटिंग नहीं आती, ठीक है, हमें अकाउंटिंग नहीं आती, ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कल ना हम जब क्लास ले रहे थे परसों, लास्ट टाइम आपने FAR 2 नहीं कराया, हाँ नहीं कराया, मैं पिछले 2 अटेम्प्ट से नहीं करा रहा FAR 2। हाँ, अजान हो रही है, हो रही है अजान। अभी अभी अजान कितने बजे होती है? 1 बजे होती है। अच्छा, 1:15 बजे होती है, 1 बजे होती है। अच्छा चलो खैर, वो अजान के लिए फिर रुक जाओ, 30 सेकंड रुक जाओ, अजान हो रही है।
बता रहा हूँ। अच्छा जी सर सुने दोस्त, हो गए अजान, और माशाल्लाह आपने बड़ा एहतराम किया अजान का, खामोश रह गए। तो हम डिस्कस कर रहे थे जनाब, सर मेरी क्लासेस ना आपके साथ कंटिन्यूअसली लगती रहेंगी, ठीक है। साथ ही साथ आपका जो है वो उसका सेशन है प्री FAR1, वो आपका चलता रहेगा। मैं हफ्ते में सिर्फ शुरू में 2 क्लासेस लूंगा, शुरू के 2 वीक्स, ठीक है। उन 2 वीक्स में आपको काशिफ इस हद तक करा देगा, काशिफ हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का टीचर है, ठीक है। वो आपको इतना करा देगा कि आपको अकाउंटिंग का जनरल बनाने आ जाए, ठीक है। बस उसके आगे मुझे चाहिए, मैं उसके आगे की बेसिक्स में खुद कराऊंगा, ठीक है जी, वो टेंशन नहीं लेनी आपने। डन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कल की मैं एक छोटा सा वाकया डिस्कस कर रहा था आपसे, आपकी वर्कबुक ARTT के बुक शॉप में अवेलेबल होगी? नहीं बेटा, वो तबानीज में अवेलेबल होगी, हमारे पास ही होगी ना भाई, और कहां से अवेलेबल होगी? अच्छा जी, बड़े मुझे उस दिन, अच्छा देखो एक छोटी सी चीज अब डिस्कस कर रहे थे, चलो जाने दो। कल ना यहाँ पर परसों हमने ना क्लासेस रिकॉर्ड की ना, जब क्लासेस रिकॉर्ड हुई तो हमारी क्लासेस गई यूट्यूब के ऊपर, तो यूट्यूब के लिंक के नीचे किसी ने आगे कमेंट डाल दिया कि साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है। अच्छा मैं उसको 4 दफा सुना, यार मुझे तो साउंड क्वालिटी में मसला नहीं लग रहा, लेकिन मुझे फील हुआ कि नहीं, अगर एक स्टूडेंट को भी इशू है देन आज एक को है कल 10 को होगा। तो मैंने क्या किया, एक नया माइक खरीद के ले आया, ठीक है। अज्यूम करो नया माइक जो है वो कोई 50,000 रुपए का आया, ठीक है। ये है, ये छोटा सा पीस है 50,000 रुपए का, कुछ छोटी सी चीजों में बड़ी जान होती है, ठीक है जी। तो मेरी बातों को हमेशा फेस वैल्यू पे आपने लेना है। डन। अच्छा जी, यहाँ देख लो, तो सर ये हमने को 50,000 रुपए की चीज खरीदनी, ठीक है। अब गौर सुनना, सीधी सी बात है, जब मैं 50,000 रुपए की चीज खरीदूंगा, अगर मैं अकाउंटेंट नहीं भी हूं तो मुझे इतना तो पता ना कि कंपनी ने एक चीज खरीदी है, उसको कहीं रिकॉर्ड तो करेगी ना कंपनी कि चीज कितने की आई है, 50,000 रुपए की आई है, ठीक है जी। तो कंपनी ने कहा जनाब ये मेरा एक एक एक्सपेंडिचर है। क्या ये एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्चा। वेरी गुड सर, एक खर्चा हुआ कितने का जी? 50,000 रुपए का। कंपनी ने अपनी बुक्स में इस 50,000 रुपए को रिकॉर्ड करना, ठीक है जी। इसका मतलब है कंपनी जितने भी खर्चे किए जा रही है इसको कहीं ना कहीं कंपनी रिकॉर्ड करती होगी, ठीक है जी। एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चा। एक्सपेंडिचर होते हैं 2 टाइप के, ऐसा 2 टाइप के होते हैं एक्सपेंडिचर। एक एक्सपेंडिचर होता है एसेट, एक एक्सपेंडिचर होता है एक्सपेंस। मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूं दोनों को, गौर से सुनो, गौर सुनो। एसेट का मतलब वो खर्चा जिसका अभी तक आपने बेनिफिट नहीं लिया, आप बेनिफिट लोगे ऐसा ऐसा। मैंने सर 100 रुपए का दूध खरीदा, 10 रुपए की चाय की पत्ती खरीदी, 5 रुपए की चीनी खरीदी। 100 रुपए का दूध, 10 रुपए की चाय की पत्ती और 5 रुपए की चीनी, कितने होगा टोटल? 115 रुपए। मैंने कहा भाई मैंने क्या किया है? एक्सपेंडिचर किया है। ये सारी चीजें मेरे पास है अभी, मैंने इनका फायदा तो नहीं लिया ना अभी तक। नहीं सर, ये क्या है? सारी एसेट्स हैं। मैंने सर इसको चूल्हे पे रख के ना चाय बना ली, अब भी क्या है? ये एसेट है, चाय में पी गया, अब ये एक्सपेंस बन गया। ऐसा खर्चे का जब आप फायदा ले लो तो वो क्या बन जाता है? एक्सपेंस बन जाता है। जब तक आपने खर्चे का फायदा नहीं लिया वो एसेट है। ये बात समझ आती है? अच्छा मिसाल के तौर पर सर ARTT में आपने अभी फीस पे की है, ये खर्चा जो आपने किया आपका एसेट है। हाँ, क्योंकि अभी तक आपने इसका बेनिफिट नहीं लिया। जब आप पूरा सेशन पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि आप उसका बेनिफिट ले लेंगे। ऐसा सर हम वीडियो गेम खेलने जाते थे बचपन में, टोकन खरीदते थे, अंदर डाल के खेलते थे। पता नहीं आप लोगों ने खेला नहीं खेला, ठीक है जी, नहीं खेला। आप लोग तो वो प्ले स्टेशन वाली आवाम हो ना, हम तो वो वाली आवाम थे डंडा पकड़ के जो खेलते थे, हैं? बहुत खेला हमने, बहुत मार खाई है, ठीक है जी। तो अब वो गेम में जाके आप एक टोकन खरीदो, ये क्या आपका एसेट है। जब आप उसको इस्तेमाल कर लोगे तो सर वो एक्सपेंस बन जाएगा। मुझे एक बात बताओ, मैंने ये एक डिवाइस खरीदी है, ये मेरा एसेट है या ये मेरा एक्सपेंस है? एसेट है। ये एक्सपेंस कब बनेगा? जब ये इस्तेमाल हो जाएगा। मैं कहूंगा भाई अब खर्चा हो गया, चीज का बेनिफिट भी आ गया, जीरो हो गया मामला, अब ये क्या बन गया? एक्सपेंस बन गया। तो सर इसका मतलब है एक्सपेंडिचर 2 टाइप के हैं, वो जिनका आपने अभी तक बेनिफिट नहीं लिया वो एसेट है, जिसका बेनिफिट ले चुके हो वो एक्सपेंस है। ऐसा अब गौर से सुनो दोस्त,
मैं आपसे कहता हूं जनाब हमारे पास एसेट्स क्या है जनाब? वो खर्चे जिनका हमने अभी तक बेनिफिट नहीं लिया। एसेट होते हैं दो टाइप के, ये मैं सब अपने पहले टॉपिक तक लाने के लिए आपको बता रहा हूं। दो टाइप के, एक करंट एसेट है, एक नॉन करंट। करंट वो है जिसमें से करंट आप पास करोगे तो पास हो जाएगा, ऐसा एक कोने से आप उसको पकड़ो, दूसरे उसमें आप जो है वो करंट छोड़ो तो आपको करंट लगेगा, वो करंट एसेट है। और नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, करंट का वर्ड निकला करेंसी से, इमीडिएट। करंट एसेट वो है जिसकी लाइफ 1 साल या उससे कम, वो करंट एसेट है। और जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है वो क्या है? नॉन करंट एसेट, ऐसा। अब मुझे एक चीज ये बताओ, गौर से सुनना, मैं बहुत टेक्निकल बात करूंगा। हमारी क्लास में जो पंखा लगा हुआ है क्या है? नॉन करंट एसेट है। क्यों? 1 साल ज्यादा चलेगा। सर ये प्रोजेक्टर जो लगा हुआ है ये नॉन करंट है, 1 साल ज्यादा लगेगा। जो सेवर है ये करंट एसेट है, ये करंट है। क्यों? हमारा एक्सपीरियंस है, हर बैच में चेंज होता है, खत्म हो जाता है, जल जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है जी। सर ये जो हमारे चाय के कप हैं, हमारी अम्मा के टाइम पे नॉन करंट होता था, अभी क्या है? अम्मा के टाइम पे बर्तन होते थे ना जो लगे हुए होते थे, आप कहते थे अम्मा इसमें हमें चाय कब मिलेगी? अम्मा कहती थी ये तुम्हारे लिए नहीं है, मेहमानों के लिए। अम्मा का इंतकाल हो गया, मेहमान नहीं आए, वो बर्तन वहीं लगे रहे। होता था ना, पता नहीं आप लोग के घरों में है नहीं, मैं तो काफी पुराना आदमी हूँ। ठीक है जी, 1864 में मेरी पैदाइश है। हाँ इतने पुराने हो, आपके अब्बा को भी मैं जो है वो उठा के स्कूल लेके जाता था। उस्ताद के साथ उंगली नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा जी सर सुने, करंट वो जिसकी लाइफ 1 साल या उससे कम है। नॉन करंट जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। मैं दोबारा आता हूं इसके ऊपर, इसकी लाइफ 1 साल से कम है, 1 साल से ज्यादा है। इसकी लाइफ अज्यूम करो 5 साल है, 5 तो नहीं 3 साल में खत्म हो जाता। इसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा, ये करंट एसेट है नॉन करंट एसेट? ये नॉन करंट एसेट। फिर रिपीट कर रहा हूं, एक्सपेंडिचर खर्चे, खर्चे का रिजल्ट दो हो सकते हैं। खर्चे का या तो इमीडिएटली बेनिफिट मिल गया तो हम कहेंगे एक्सपेंस हो गया, और अगर बेनिफिट अभी तक नहीं मिला, वक्त के साथ मिलेगा, बाद में मिलेगा, ये क्या है? एसेट है। सर एसेट्स दो टाइप के हैं, एक जिनका बेनिफिट अगले 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा वो करंट एसेट्स, जिनका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा टाइम पे मिलेगा वो नॉन करंट। ऐसा अब गौर से सुनना मेरे बच्चों, मैंने खरीदी एक गाड़ी, एक कार खरीदी, करंट एसेट नॉन करंट एसेट? पहले बताओ एसेट है भी या नहीं है? ना हाँ सर एसेट है सर, क्योंकि लंबे टाइम तक ये फायदा देगी, ऐसा। कार खरीदी सर, अज्यूम करो मैंने 100 रुपए की गाड़ी खरीदी, ठीक है जी। आपके आपके औकात के हिसाब से पैसे रखे मेरे बच्चों, टेंशन नहीं है, छोटी छोटी फिगर्स लेके चलते हैं ताकि समझ आ जाए। FAR1 का कोर्स आप कितना पढ़ाएंगे? कोई 70% कोर्स मैं देखूंगा, 30 से 35% आकाश के पास है, ठीक है। अच्छा जी, आकाश एक यंग बंदा है, खैर मैं भी कोई 80 साल का नहीं हूँ, ठीक है जी, लेकिन ये कि वो नया चार्टर्ड अकाउंटेंट है और मैं साथ CA फाइनल भी पढ़ाता, ठीक है। अच्छा जी सर, कार मैंने खरीदी 100 रुपए की। अच्छा मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ गाड़ी कितने साल चलेगी? मैंने कहा गाड़ी चलेगी 5 साल। पहले बताओ ये एसेट है? हाँ हाँ आप खुद कह रहे हो ना 5 साल चलेगी, इसका मतलब इसका फायदा मिलेगा 5 साल। करंट है नॉन करंट है? नॉन करंट है। मैंने 5 साल इसको चलाना है, 100 रुपए का एसेट खरीद लिया, डन। अब गौर से सुनो, 1 साल मैंने गाड़ी चला ली, कितने साल लाइफ रह गई? 4 साल रह गई। अब कोई पूछेगा यार 100 रुपए की खरीदी थी, कितना चला चुके उसको? मैंने कहा मैं यार इसको चला चुका हूँ 1 साल, 4 साल अभी बाकी। तो किसी दोस्त से पूछा इसका मतलब है तुम इसको 20 रुपए का खर्च कर चुके? मैंने कहा हाँ ऐसे ही कह लो कि मैं इसको 20 रुपए का क्या कर चुका हूँ? खर्च कर चुका हूं। मैं इस गाड़ी से फायदा ले चुका हूं कुछ हद तक। किस हद तक? 20 रुपए का फायदा ले चुका हूं। तो क्या मैं कह सकता हूं इस कार का 100 रुपए में से 20 रुपए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। बाकी कितने रह गए? अब अगर कोई मुझसे पूछे कि आपके पास जो गाड़ी खड़ी हुई है, इस गाड़ी की आपकी बुक्स में क्या वैल्यू है, तो मैं कहूंगा खरीदी तो 100 रुपए की थी, 20 का हम इस्तेमाल कर चुके हैं, बाकी कितनी रह गई? 80 रुपए रह गई। ऐसा फिर अगले साल 20 रुपए और खर्च हो गए, गाड़ी घिसेगी तो खर्च तो होगी सर। अब 2 साल गुजर चुके हैं, कितने? आपको पूछे
ये गाड़ी कितने की खरीदी थी? मैं कहूंगा जी मैंने गाड़ी खरीदी थी 100 रुपए की, 5 साल इसकी लाइफ थी, 2 साल चला चुका हूं, इसका मतलब है अंदाजे के हिसाब से मैं 40 रुपए की गाड़ी खर्च कर चुका हूं। कितने की गाड़ी बाकी है? 60 की। इस 60 रुपए को हम कहते हैं कैरिंग अमाउंट। क्या कहते हैं? अच्छा, ये क्या होता है सर? कैरिंग अमाउंट का मतलब है हमारी बुक्स में ये कितने पे आ रहा है। आसान अल्फाज इस्तेमाल कर लें, ये है हमारी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू डे 1 पे कितनी थी? 1 साल बाद बुक वैल्यू कितनी हो गई? 80। एक और साल बाद बुक वैल्यू कितनी हो गई? 60। अब इसकी बुक वैल्यू है 60। ठीक है जी। अब हमारा एक दोस्त आया हमारे पास, आपको पता है ना कुछ लोगों की पैदाइशी एक आदत होती है, आप कोई चीज खरीदो फौरन आ जाए। कितने की खरीदी? 200 रुपए की। मुझे बताता 50 रुपए में दिला देता। ऐसा होता ना। अब अगली दफा आप उसके पास चले जाओ पहले कि अब 50 का दिला भाई, दूसरी खरीद ली, अब तो शॉर्ट हो गई है। ऐसा होता ना। आप गाय बैल खरीद लो, मोहल्ले के वो लड़के लौंडे लपाड़े आ जाएंगे, कितने की ली? इतने की। यार फलां गली में तो इससे आधी कीमत पे आई है, वहीं आपका दिल टूट गया। ऐसा। अच्छा जी सर, मुझे एक बात बताएं, 60 रुपए का मेरे पास बुक्स में एसेट आ रहा है। दोस्त ने कहा आपको पता है आपकी जो गाड़ी है ये मार्केट में ले जाके बेचो, ये मार्केट में 50 रुपए की बिकेगी। कितने की? हमने कहा अच्छा, मेरी बुक्स में तो मेरे हिसाब से तो 60 की है। उसने कहा नहीं, अब आप मार्केट में ले जाके बेचो ना 50 की बिकेगी। मैंने कहा वो क्यों? उसने कहा यार जो इसकी हालत हुई हुई है ना, ये 60 रुपए की नहीं बिकेगी। अच्छा, मेरे हिसाब से गाड़ी कितने की बाकी है? वो कह रहा मार्केट जाके पता करो, ये गाड़ी 60 रुपए की नहीं है, ये गाड़ी कितने की है? 50 रुपए की। अच्छा, मैं वाकई गया और मैंने मार्केट जाके पता किया कि ये गाड़ी मैं अगर बेचने जाऊं तो कितने की बिकेगी। तो एक डीलर ने मुझे कहा 50 रुपए में आपसे खरीद लेंगे। अब मुझे तशवीश होना शुरू हुई, दुख होना शुरू हुआ कि मेरे हिसाब से मैंने गाड़ी कितनी खर्च कर दी है? 40 रुपए की। बाकी कितने की है? 60 की। लेकिन अगर मैं इसको आज बेचने जाऊं तो कितने मिलेंगे? अब मेरा दिल जो है वो बैठा जा रहा है। दूसरी दुकान पे गया मैंने कहा ये गाड़ी देख लें। उसने कहा सर 50 रुपए। अब मुझे हो गया टेंशन। किस चीज की टेंशन? कि मेरा एक एसेट जिसकी मेरे हिसाब से वैल्यू 60 है, मार्केट उसको क्या वैल्यू दे रही है? 50 रुपए दे रही। इसका मतलब है सर मुझे लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया। मुझे क्या हो गया? बहुत बेसिक बात बता रहा हूं, मुझे क्या हो गया? लॉस हो गया। मैं समझता हूं मेरी चीज 60 रुपए की है, लेकिन इसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है? 50। अब मैं गया एक अकाउंटेंट के पास, मैंने कहा यार मेरे ये एसेट खरीदा था 100 रुपए का, कार खरीदी थी, पहले साल 20 रुपए की कंज्यूम की, दूसरे साल 20 रुपए की कंज्यूम की, मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू 60 आ रही है, मार्केट वाला 50 बोल रहा है, यार मुझे तो लॉस हो गया है। हम किससे बात करें इस वक्त? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा अच्छा, मतलब आपको ये फील हो रहा है कि आपकी गाड़ी में इम्पेयरमेंट आ गया है। क्या आ गया? इम्पेयरमेंट आ गया है। इम्पेयरमेंट हमारे पास डील होता है IAS 36 में। हमने कहा वो बातें छोड़, लंबी छोड़, मुझे पता करना क्या है। मैंने मेरी बुक्स में जो वैल्यू आ रही है वो तो गलत हो गई है। ऐसे ही है ना। अब मुझे एक बात बताओ, आप एक बंदा आके कहता है जी आपकी कंपनी में कार कितने की है? मैंने कहा 60 की। उसने कहा बकवास करके, मार्केट में तो 50 की मिल रही है। इसका मतलब है मेरी बुक्स में एक चीज क्या हो चुकी है? गलत साबित हो चुकी है। मेरी बुक्स में कितने पे आ रही है? मार्केट में कितने की चल रही है? इसका मतलब है सर हमारी अकाउंटिंग की किताबें सही नहीं बनी हुई, हमें एक एडजस्टमेंट करनी है। ऐसा। अब बताओ मैं एडजस्टमेंट करने के लिए किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को खोल रहा हूं? IAS 36 को। उसमें लिखा हुआ है कि ऐसे सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए। जब आपकी बुक्स में एक एसेट आ रहा है 60 का और मार्केट में कितने का चल रहा है? 50 रुपए का चल रहा है, तो आज आपको अपने बुक्स को कैसे एडजस्ट करने की जरूरत है। ऐसा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा स्टैंडर्ड? IAS 36। आपको ये तमीज समझ आ गई? एक्सपेंडिचर क्या था? जो भी जेब से पैसे जा रहे हैं, एक्सपेंडिचर खर्चा, उस खर्चे के अगेंस्ट बनेगा क्या? या तो खर्चे का बेनिफिट इमीडिएटली मिल जाएगा या ओवर द पीरियड मिलेगा। इमीडिएटली मिल गया तो एक्सपेंस, सर ओवर द पीरियड मिलेगा तो एसेट। कुछ का बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा, करंट एसेट। कुछ का बेनिफिट 1 साल से ज्यादा अरसे में मिलेगा, नॉन करंट एसेट। गाड़ी करंट एसेट या नॉन करंट एसेट? नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट 100 रुपए का खरीदा, 5 साल चलेगा, 1 साल चल गया, कितने की गाड़ी कंज्यूम हो गई? 1 साल और चल गया, कितने की गाड़ी कंज्यूम हो गई? सर 20 रुपए की, और कितने की रह गई? 60। हम मार्केट का वैल्यू कितनी लगी? 50 रुपए। इसका मतलब हमें ये लगने लग गया कि हमारा एसेट क्या हो गया?
इम्पेयर हो गया। अब सुनना 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 एक चीज छोटी सी और, मैंने एक मुर्गी खरीदी, क्या खरीदी? एसेट है, एक्सपेंस है? एसेट है ना, फायदा देगी, आगे अंडे देगी, हैं बच्चे देगी। किसको मुर्गी बोलता भाई तू? हैं 100 रुपए की हमने एक मुर्गी खरीदी, फायदा होगा, हमें अंडे देगी, आगे हम काट के खा लेंगे सर। अब मुझे एक बात बताओ, ये हमारा एसेट है, 100 रुपए की खरीदी हमने। अच्छा, हमने सोचा हम इसको बेचेंगे, 100 रुपए की खरीदी तो इंशाल्लाह 120 की बेचेंगे, मुनाफा कमाएंगे। अब भी एसेट है हमारे लिए। अब पता चला जी मुर्गी की कीमत गिर गई है, 80 रुपए की हो गई है, तो हमारी मुर्गी क्या हो गई है? इम्पेयर हो गई। क्या हो गई है? इम्पेयर। इसका मतलब है जो एसेट तुम्हारी बुक्स में जिस वैल्यू पे रिकॉर्डेड है, और अगर मार्केट में उसकी वैल्यू गिर गई, हमारे हिसाब से हम उसको क्या कहते हैं? अभी हमने डिटेल में स्टैंडर्ड को देखना है। बताओ इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड कब ट्रिगर होगा? कब इम्पेयरमेंट की बात हम करेंगे? जब हमारे बुक्स में एक एसेट ज्यादा वैल्यू पे आ रहा हो और सर आम हालात में उसकी बाहर वैल्यू क्या हो? कम हो जाए। तो हमें पहली दफा देखना पड़ेगा किस स्टैंडर्ड को? IAS 36 को। ऐसा ये बात समझ आती है? तो बताओ इम्पेयरमेंट का स्कोप कब आता है? इम्पेयरमेंट कब शुरू होती है? इम्पेयरमेंट जो है वो कब देखी जाना शुरू होती है? जब हमारी बुक्स में एक एसेट मौजूद है, हमें लगता है कि वो ओवर स्टेटेड है। क्या स्टेटेड है? ओवर स्टेटेड है, ज्यादा वैल्यू पे आ रहा है, जबकि मार्केट में उसकी वैल्यू कम है। ऐसा मैं आपको बता दूं, हमारी बुक्स में चिलर कितने पे आ रहा होगा? 0 वैल्यू पे आ रहा है। क्यों? 5 साल से चल रहा है, हमने सोचा था 5 साल चलेगा, चल गया। अब बुक्स में किस वैल्यू पे आ रहा है? 0 पे। चला रहे हैं, कोई टेंशन। ये इम्पेयर हो सकता है? क्यों नहीं? मेरी बुक्स में 0 पे, इससे नीचे क्या जाएगा? ऐसा तो नहीं कि जिसके पास ये चिलर पड़ा है उसको 5,000 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है ना भाई। ये बिकेगा, 0 पे बिक जाएगा, ऐसा? तो मुझे बताओ सर इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड कब ट्रिगर होता है? जब आपकी बुक्स में मौजूद एक एसेट की कुछ वैल्यू होती है और मार्केट में उस वैल्यू से कम पैसे मिल रहे होते हैं, तो हमारे पास कौन सा स्टैंडर्ड आ जाता है? फिर हम देखते हैं कि IAS 36 में क्या लिखा है, हमने अकाउंटिंग कैसे करनी है। बात समझ आ रही है? ये कॉपी करना सर, शाबाश। अच्छा, जहां कोई चीज समझ ना आए और आप खामोश रहे, आपने सवाल नहीं पूछा, आपने ये सोच के सवाल नहीं पूछा कि मैं कितना फजूल लगूंगा ये सवाल पूछते हुए, तो मैं आपको बताऊं सर, ये प्रोफेशन आपको बहुत जल्दी उठा के बाहर फेंक देगा, खासतौर पे लड़कियों को बोल दूं, ठीक है जी? आपने क्लास में सवाल पूछना है, मेरी एश्योरेंस है कि कोई आपके सवाल को फजूल या मजाक या तफरी या किसी में नहीं लेके जाएगा, चाहे जितना ही फजूल सवाल क्यों ना हो, मैं आपको जवाब, ठीक है जी? आप लोगों ने घबराना नहीं है इस चीज के ऊपर, ठीक है जी? अच्छा, ऐसा नहीं कि मैंने कहा जिससे सवाल पूछना सवाल पूछो, सवाल पूछा मेरी हट जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है? गुस्सा मुझे बहुत देर से आता है, ये मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ। फिर वो एम्पेयरमेंट नहीं है, वो किस स्टैंडर्ड में डील होगी थोड़ा आगे जाके देख। इस वक्त हम सिर्फ क्या देख रहे हैं कि हमारी बुक्स में वैल्यू ज्यादा और मार्केट में वैल्यू कम। ज्यादा हो जाए दूसरा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, ठीक है? सर चिलर वाली एग्जांपल रिपीट कर दें। भाई मेरे बुक्स में एक चिलर पड़ा हुआ है, ये 0 रुपए पे आ रहा है। क्यों? हमने सोचा 5 साल चलेगा, हमने 5 साल चला दिया, अभी भी चल रहा है, क्या करें? फेंक दें इसको? चलाओ ना, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है हमारी बुक्स? 0। IAS है क्या? सुनो, ये एक बच्चे ने अच्छा सवाल पूछा, ये IAS क्या होता है? ये सर मैं आपका मैसेज देख सकता हूं, आपको हमारे मैसेजेस रिसीव हुए हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। अच्छा जी, सर इम्पेयरमेंट में बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हैं। हाँ, अभी तक आप यही समझो। देखो IAS कहलाता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। है क्या वो? जरा सुन लो, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे भी एक छोटी चीज सुनो। मुझे एक बात बताओ, एक कंपनी ने पूरे साल काम किया, उसकी जो CFO है वो एक लड़की है, पूरे साल उसने काम किया, अकाउंट्स बनाए, उस लड़की ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जिसमें उस लड़की ने कहा डिजाइन ऐसा होना चाहिए, ऐसे में आ रहा हो, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, और उसने अपने तरीके से अकाउंट्स बना दिए। दूसरी तरफ एक लड़का था, उसने कहा यहाँ सेल्स आएगी, इधर कॉस्ट आएगी, इधर ये आएगा, इधर ये आएगा। अब मैं एक आम बंदा हूं, मैं दोनों के अकाउंट्स को कंपेयर कर रहा हूँ और मुझे कद्दू कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या है भाई, मैं कंपेयर कैसे करूं? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये बताया गया है कि जब आप रिपोर्ट कर रहे हो किसी चीज को और अकाउंटिंग कर रहे हो, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बराबर वाले के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक जैसे होने चाहिए, ताकि क्या हो? कंपेरेबिलिटी
आसान हो जाए। तो सर उसने कहा कि जो मैं बोल रहा हूं ना, अब यही काम आपने करना है। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे बनाने, आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये रखनी है, आपने ये चीज 2 लाइनों में लिखनी है, ठीक है जी, आपने ये चीज 4 लाइनों में लिखनी है। एक एक चीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मौजूद है। आज आप 2 बैंकों के अकाउंट्स उठाएं, एक जैसे, फिगर्स अलग अलग होंगी ऑब्वियस सी बात, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, एक जैसे। जितने कॉलम वहां आ रहे हैं उतने कॉलम यहां भी आ रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा? आपको आज पैसे डालने यूबीएल में या एचबीएल में, क्या करो, दोनों को कंपेयर कर लो, आपको जो बैंक बेहतर लगे पैसे डाल दो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या करेंगे, आपकी अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट और रिपोर्टिंग की ट्रीटमेंट को कंसिस्टेंट कर देंगे, और लोगों के लिए कंपेरेबिलिटी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। जी बढ़े हम आगे सर, बढ़ जाए, ये कॉपी कर लिया। ऊपर बुक की वजह से पेपर्स हार्ड आएंगे, आईएफआरएस से पढ़ेंगे या नहीं? ऑब्वियसली आईएफआरएस से ही पढ़ेंगे मेरा बच्चा। ओपन बुक की वजह से पेपर हार्ड आएंगे, ये किसने बोल दिया? अच्छा देखो यार, एक मार्केट में ना अलग अलग चूरन बिकते हैं। एक को अपना ना पेपर चमकाना है। उसने कहा यार मैं तो FAR 1 का टीचर हूं, मैं तो आके कोई ऐसी बात कर दूं कि बच्चा कहे यार FAR 1 ही FAR 1 है, बाकी तो कुछ नहीं है। उसने आके मार्केट में सोचा छोड़ दिया, जो ओपन बुक हो गया तो अब तो बेटा तबाही आएगी, ठीक है, अब तो मतलब धमाके होंगे बगैर आवाजों के, ठीक है जी। तो तो भाई ओपन बुक ना भी था ना, पेपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही पूछ रहा था, ठीक है जी। अब भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पूछेगा, पेपर हार्ड या सॉफ्ट उसकी वजह से नहीं होंगे, ठीक है जी। ये एक फजूल बात है बेटा। एक टीचर है लाहौर के, साकिब रियाज नाम है उनका, क्या नाम, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात लिखी, मैंने उनकी बड़ी बड़ी तारीफ की उस पोस्ट पे। उसने कहा लोग चूरन बेच रहे हैं, ओपन बुक से पेपर बहुत हार्ड हो गया है, मेरे लिए सबसे आसान है। मैं आपको आज ये फील करा दूं, FAR 1 सबसे मुश्किल पेपर है, और आपने और किसी की इज्जत करनी है नहीं करनी, मेरी करनी है आप, क्योंकि मैं आपको FAR 1 पढ़ा रहा हूँ। नहीं, FAR 1 का पेपर मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। 1, 2, 3 में सबसे मुश्किल पेपर शायद कॉस्टिंग का, ठीक है जी। और वो भी मैं आपको बताऊं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है कि आप मर जाओगे उसको अटेम्प्ट करते करते, ऐसा कुछ नहीं है। ओपन बुक होने से रत्ती बराबर का भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ मेरे हिसाब से ओपन बुक होने से शायद जो MCQs अभी थ्योरेटिकल आते थे वो भी ना आए, ठीक है जी, क्योंकि बच्चे के लिए किताब खोल के चीजें मालूम करना आसान हो जाएगी, ठीक है जी। बढ़े हम आगे। अच्छा सुनो, अब सुनो मेरे बच्चों, गौर से सुनना। हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा स्टैंडर्ड? सर हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36, जिसका क्या नाम है? इम्पेयरमेंट, ठीक है जी। भाई साइंस वाले बच्चों, तुम लोगों को कुछ फील हुआ कि तुम लोग कोई कॉमर्स की ऐसी चीज पढ़ रहे हो जिसपे तुम्हें चीजें समझ नहीं आ रही? पक्का? अच्छा, जहां आपको फील हो कि आप साइंस के बच्चे हैं, यानी साइंस पढ़े हुए बच्चे हैं, तो आप मुझे रोक दीजिएगा कि सर हम साइंस वाले हैं, थोड़ा सा आराम से चलिए, ठीक है। तो मैं अपने अपने पेस को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा सुनो, एक छोटी सी डेफिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है फेयर वैल्यू। कौन सी? फेयर वैल्यू। दूसरे अल्फाज में फेयर वैल्यू को हम कहते हैं मार्केट वैल्यू। अब गौर से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से इसको सुनना। मेरे पास ये पेन है, ऑनलाइन वालों ये पेन मेरे पास है, ठीक है जी। ये पेन मेरा अपना पेन है, ठीक है। मैं लेके जाता हूं इसको मार्केट। कहां लेके जाता हूं? मार्केट लेके जाता हूं। ये मार्केट है, ये मार्केट में एक बंदा बैठा है, ये मैं हूं, ठीक है जी। ये MP क्या है सर? मार्केट पार्टिसिपेंट, यानी एक बंदा जो मार्केट में पेन खरीदता बेचता है, ठीक है। अब मैं पेन लेके गया अपना, ये पेन है मेरे पास, ठीक है, ड्राइंग के लिए सॉरी बेटा, ठीक है जी। और ये चाचा के पास है, बंदा कह रहा है पेन आपके सर से बड़ा है। कोई ये तो नहीं सोच रहा सर आपकी दूसरी टांग कहाँ है? क्योंकि आप लोग के मसले मसाइल ये ज्यादा होता है ना, सर ये जो ये लगा हुआ ये क्या है? ये हाथ है बेटा। अच्छा जी चलो यहां देखिए, अब सुनो,
मार्केट पार्टिसिपेंट के पास में पहुंचा, मैंने कहा ये जो मेरे पास पेन है ये मैं बेचना चाह रहा हूं, ठीक है जी। तो मार्केट पार्टिसिपेंट ने कहा मैं इसकी कीमत लगा रहा हूं 200 रुपए। कितने? 200 रुपए। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो 250 में बेचूंगा। कितने में बेचूंगा? मार्केट पार्टिसिपेंट कितने पैसे लगा रहा है इसके? 200। मैं कितने में बेचने को तैयार हूं? 250 में। अच्छा, मेरी नजर पड़ी चाचा के इस पेन पे जो लटक रहा है ऊपर। मैंने कहा भाई चाचा ये बात बताएं, ये जो आपके पास जो पेन पड़ा है ये कितने का है? चाचा ने कहा कौन से वाला? मैंने कहा चाचा ये जो लटक रहा है, तो ये जो पेन है बेटा ये मैं आपको बेचूंगा, ये नया पेन है। मैंने कहा अच्छा नया पेन, ये मैं आपको बेचूंगा, गौर से सुनना। चाचा ने कहा ये मैं आपको बेचूंगा 300 का। हमने कहा अच्छा, मतलब आइडेंटिकल पेन तुम हरामखोर मुझसे 200 में खरीद रहे हो, मैं 250 मांग रहा हूं, तुम वो भी नहीं दे रहे हो, वो जो तुम्हारे पास है जैसा पेन पड़ा है वो तुम 300 का बेचोगे मुझे। ऐसा कितनी वैल्यूज आ गई इधर। अब बताओ इस पेन की फेयर वैल्यू क्या है? 200, 250 या 300? 200, 250 या 300? सुनो, स्टैंडर्ड कहता है फेयर वैल्यू का मतलब ये आपका अपना पेन मार्केट में कितने का जाके बिकेगा, ये फेयर वैल्यू है। तो 200 जो आ रही है ना, ये हमारे पास कहलाती है बिड प्राइस। क्या कहलाती है? बिड प्राइस। बिड प्राइस का मतलब वो कीमत जो मार्केट ने मेरे एसेट को खरीदने के लिए लगाई है। आप देखें ना, वो बोली लगती है, बिडिंग होती है, खरीदार बोली लगा रहा होता है, इतने देंगे इतने देंगे। तो खरीदार ने कितने की बोली लगाई है? 200 रुपए की। खरीदने वाला कह रहा है 200 रुपए में खरीदूंगा। मैंने कहा 200 तो कम है, मैं इस चीज को ऑफर कर रहा हूं। कितने में? ऑफर का मतलब वो रेट जो सेलर मांग रहा है, वो रेट जो सेलर कह रहा है मैं मांग रहा हूं 250। सेलर क्या होता है सर? बेचने वाला। हम बेचने वाले ना, इस वक्त हम अपना एसेट बेच रहे हैं। कितने रुपए मांग रहे हैं हम मांग रहे हैं 250 रुपए। सर वो देने को कितने तैयार है? 200 रुपए देने को तैयार। ऐसा जो 200 रुपए वो क्या है? बिड प्राइस। 250 रुपए क्या है? ऑफर कौन कॉल करता है? ऑफर कौन देता है? सेलर देता है। कहता है जी मैं अपनी चीज बेच रहा हूं इतने में, किसी को खरीदनी है तो बता दो। OLX पे जो ऐड लगे होते हैं ये बिड प्राइसेस है, ऑफर प्राइसेस है? ऑफर प्राइसेस है। इतने रुपए में सामने वाली पार्टी जिसके पास एसेट मौजूद है वो बेचने को तैयार है। हम क्या करते हैं? हम नीचे आके बिड कर देते हैं, 50 रुपए कम कर दे तो लेने आ जाओ। ऐसा? अब मुझे एक चीज ये बताओ, तीसरी जो प्राइस आ रही है ये क्या है? 300 नहीं, ये कहलाती है रिप्लेसमेंट वैल्यू। क्या कहलाती है? रिप्लेसमेंट वैल्यू का मतलब ऐसा ही एसेट अगर आप नया लेने जाओ तो मार्केट में कितने का मिलेगा। स्टैंडर्ड कहता है जनाब ना रिप्लेसमेंट वैल्यू फेयर वैल्यू है, ना ऑफर प्राइस फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू क्या है? बिड प्राइस, जिसपे आप ये एसेट मार्केट में लेके जाओ और सामने वाला खरीदने पे तैयार हो जाए। ऐसा ये क्या होगी? बिड प्राइस होगी। तो आइंदा के बाद जब भी मैं तुमसे या एग्जामिनर तुमसे 3-4 वैल्यूज दे के कहे कि मार्केट प्राइस क्या है, तो मार्केट प्राइस हमेशा क्या होगी? बिड प्राइस होगी। ऐसा? अब बताओ, मैं अपनी गाड़ी लेके गया था, मेरी बुक्स में गाड़ी की वैल्यू कितनी थी? 60 रुपए। ये तो बुक वैल्यू है। मार्केट में मैंने पूछा, मार्केट वाले ने कहा इसकी बिड प्राइस है 50। कितनी? कौन खरीदने को तैयार है 50 रुपए में? मार्केट वाला। मैंने कहा नहीं, मैं तो ये 70 का बेचूंगा। ये क्या है? मैं ये कितने का बेचूंगा? 70 का बेचूंगा। नहीं नहीं, मैं 60 में 50 का थोड़ी बेचूंगा, मैं तो 70 का बेचूंगा। अगर मैं इसको फेयर वैल्यू मान लूं तो मेरा एसेट तो कभी भी मुझे कम नजर नहीं आएगा। तो मुझसे कहे ना कि आपका ये लैपटॉप जो है वो आपके बुक्स में 30,000 का आ रहा है, बाहर तो 20 का मिल रहा है। मैंने कहा मिले, मैं तो 80,000 का बेचूंगा। भाई आप जितने भी बोलो ये फेयर वैल्यू नहीं है। फेयर वैल्यू हमेशा क्या होगी? सामने वाली पार्टी खरीदने में कितने को तैयार है। ऐसा? अब बताओ सर, एग्जाम में अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज दे तो अच्छा, ऑफर ज्यादा हो कम हो ये हो वो हो डजेंट मैटर। अच्छा, मैं बेचना चाह रहा हूं 200 रुपए में। कितने में? ये क्या है? ऑफर। सामने वाला खरीदना चाह रहा है 180 में। ये क्या है? बिड प्राइस। ऐसा? अभी क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा। उससे पूछा कि सर अगर आप इसको बेचने गए, सामने वाले ने कहा ये मैं 200 का खरीदने को तैयार हूं। ये क्या है? बिड प्राइस। मैंने कहा मैं 180 में देने को तैयार हूं। तो अब फेयर वैल्यू क्या होगी? अभी भी फेयर वैल्यू क्या है? बिड प्राइस। ऐसा? ये बात समझ आती है? अब एग्जाम में अगर वो आपसे कहे कि जी हमारी बुक वैल्यू को कंपेयर करो मार्केट वैल्यू से, तो मार्केट वैल्यू कौन सी वाली दोगे? बिड प्राइस, ऑफर प्राइस या रिप्लेसमेंट वैल्यू?
बिड प्राइस। बिड प्राइस क्या होती है सर? वो वैल्यू जो मार्केट पार्टिसिपेंट देने को तैयार है। ऑफर प्राइस जो मैं लेने को तैयार हूं, ठीक है जी। और रिप्लेसमेंट इज जैसा एसेट कितने का आएगा, ऐसा है सर। कॉपी करना सर, शाबाश। आमतौर पे ऑफर प्राइस हमेशा बिड प्राइस से क्या होती है, ज्यादा ही होती है, ऐसा है। कपड़े वाले की दुकान पे जाते हो ना कपड़े लेने, तो पुराने जमाने में अपनी अम्मी के साथ जाते थे, वो कहता था जी 1200 रुपए गज, अम्मी कहती है 150 रुपए लगाओ, हैं? तो मुझे लगता है दुकान वाला उठ के मुझे मारेगा कि क्यों लेकर आते हो भाई अम्मी को। नहीं बेटा, लेक्चर साथ साथ ही अपलोड होंगे, ये मिसकम्युनिकेशन हुई किसी के एंड से भी, साथ साथ ही अपलोड होंगे। ठीक है सर, इंशाल्लाह मैं आ जाऊंगा कल, और बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही जा रहा है। आप सुनाएं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा। बस कल आओ तो बैठते हैं इंशाल्लाह, बात करते हैं, ठीक है ना जी जनाब। बढ़ जाएंगे। हमारी क्लास है कितने बजे तक? 1:45 अभी है टाइम, हम 10 मिनट हैं और हैं। टाइम हो गया, कलमा पढ़ के मर जा, हैं? जी अच्छा जनाब, रिप्लेसमेंट वैल्यू रिपीट कर दें। मेरे पास सर एक 125 मोटरसाइकिल है, जो पता नहीं जमाने कदीम की मोटरसाइकिल है। मैं मार्केट लेके जाता हूं उसको बेचने के लिए। जो अकबर मार्केट में खरीदार है, खरीदने वाला है, उसने कहा इसके मैं लगाऊंगा 20,000। ये क्या है? बिड प्राइस। मैंने कहा नहीं, मैं 25 की बेचूंगा। ये क्या है? सामने नई 125 खड़ी हुई थी जनाब 1,25,000 रुपए की। ये क्या है? ये रिप्लेसमेंट वैल्यू है। यानी अगर मैं इस मशीन को रिप्लेस करना चाहूं तो मुझे अपनी जेब से कितना खर्चा करना पड़ेगा। डन? पक्का जी? बढ़ जाए हम आगे। चलो जी, स्टेप 2 पे आओ सर, जरा शाबाश। मुझे एक चीज ये बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं, मेरे पास एक, गौर से देखना, मेरे पास एक एसेट है जो मैंने खरीदा 100 रुपए का 1 जनवरी 2009 को। हमारे साल का पहला दिन, साल का पहला दिन, ये हमारे पास से अज्यूम करो गाड़ी है। इस गाड़ी की लाइफ 5 साल है। डन? 31 दिसंबर 2010 पे कितने साल गुजर चुके हैं इस गाड़ी को खरीदे? 1 साल। जो नशई कह रहा है वो 9 और 10 को देख रहा है, जनवरी और दिसंबर को नहीं देख रहा। जनवरी 2009 से दिसंबर 2009 तक 1 साल हो जाता है, और दिसंबर 2010 तक कितने साल हो जाएंगे? 2 साल हो जाएंगे। पक्का? सर हम इस एसेट को 2 साल बाद मार्केट में लेके गए तो इसकी बिड प्राइस थी से 45 रुपीज। सर इसकी ऑफर हमने की से 70 रुपए में। इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट थी 1,120 रुपए। तो बताओ क्या ये एसेट इम्पेयर्ड है? चेक करो कैसे। सबसे पहले आपने क्या किया? स्टेप 1 आपने क्या किया? सबसे पहला काम क्या किया? 100 रुपए को कंपेयर कर रहे हो? नहीं, 100 रुपए तो किस दिन की वैल्यू थी? 1 जनवरी 2009 की। 100 रुपए तो 1 जनवरी 2009 की वैल्यू थी। मैंने सबसे पहले क्या किया होगा? मैंने ली होगी एसेट की कॉस्ट, कितने? 100 रुपए। इसको मैंने क्या किया होगा सर? 1 साल में डेप्रिशिएट किया होगा या एक्सपेंस किया होगा, कितने का? 20 का। सेकंड ईयर में मैंने क्या किया? फिर एक्सपेंस किया, कितने का? मैंने कहा 2 साल में खर्च कर चुका हूं, इस्तेमाल कर चुका हूं, तो 2 साल में मैंने 40 रुपए का एसेट यूज कर लिया। कितना रह गया बाकी? ये क्या है? मेरी
ये है मेरी बुक वैल्यू। ऐसा इस बुक वैल्यू को मैंने कंपेयर करना है किससे? फेयर वैल्यू मेरे पास इन तीनों में से कौन सी है? 45। तो बताओ क्या है सर मेरे पास? ये एसेट 15 रुपए से इंपेयर हो चुका है। कितने से? 15 रुपए से इंपेयर हो गया। मैंने कहा यार मेरे बुक्स में एसेट ज्यादा पे आ रहा है। अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम ये सीखेंगे कि खाली कैरिंग अमाउंट को यानी बुक वैल्यू को बिड प्राइस से कंपेयर करके इंपेयरमेंट नहीं निकलती, हमें और भी बहुत सारी चीजें देखनी होती है। मैं तो छोटी सी एग्जांपल देता हूँ ना ना ना, ये मेरे पास लैपटॉप है, ये मैंने 1 साल पहले खरीदा था, 30,000 रुपए का खरीदा था मैंने। कितने का खरीदा था? 30,000 रुपीज का। आज मैं इसको मार्केट में बेचने जाऊं ना, ये 10,000 रुपए का बिकेगा। कितने का? मैं इसको बेचूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इस लैपटॉप से करोड़ों रुपए कमा चुका हूं। कैसे? मैं इस पे रिकॉर्डिंग करता हूं। मैंने रिसेंटली अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड को बेच दी। ठीक है जी, मैंने रिसेंटली बेचे अकाउंटिंग के लेक्चर्स उनको। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स हैं, वो लेते हैं। ठीक है जी, मैंने उनको बेचे, पैसे भी डॉलर्स में मिले, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में। अब सर मुझे एक मिसाल के तौर पर मैंने 40 लाख रुपए के लेक्चर्स बेचे, तो कोई मुझे कहेगा कि इस एसेट से आपको फ्यूचर में 10,000 रुपए मिलेंगे? मैं कहूंगा नहीं भाई, मुझे इस एसेट से और भी पैसे मिलेंगे, ज्यादा पैसे मिलेंगे, मैं इसको बेचने के लिए नहीं खरीदा। अगली क्लास में हम आएंगे, हम इसको सिर्फ मार्केट वैल्यू से कंपेयर नहीं कर रहे होंगे, ये भी चेक कर रहे होंगे कि अगर इसको मैं बेचूं ना, इस्तेमाल करूं, तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे। अभी तो हमने क्या सोचा, 60 रुपए की चीज है, मार्केट में जाके बेचेंगे तो लॉस होगा। मैं अगर कहूंगा मैंने बेचना ही नहीं है, तो फिर इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करने का तरीका अलग होगा। अब हमने आगे जाके इसके एस्पेक्ट्स देखने काफी सारे। इस स्टैंडर्ड में मिला के 16 कॉन्सेप्ट्स हैं। आज हमने अपना पहला बेसिक कॉन्सेप्ट देखा। डन, थैंक यू वेरी मच जी।